विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालना पढ़ लिया था, ठीक है, वो चीजें आपको क्लियर होंगी। किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ठीक है। सिंपल सी एनालिसिस है इनकी, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप इजीली समझ जाओगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो आज है हमारा एनालिसिस ऑफ द टी बीम, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ टी बीम्स, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टी बीम्स आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टी बीम्स में देखिए दो केसेस बनते हैं यहाँ पे एनालिसिस ऑफ टी बीम्स में, ठीक है। आपको पता है इससे पहले आप रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब उसकी एनालिसिस पढ़ी आपने, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी एक ही आपका पोर्शन रेक्टेंगुलर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका देखिए यू रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस ऑब्वियस सी बात है इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर ही लाई करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं पे लाई करेगा, इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर लाई करेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी हमें पता थी यहाँ पे कि एक फिक्स पोजीशन पे लाई कर रही है। तो एनालिसिस हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द, सिर्फ इसी के बेस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस आपकी इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंडर ही लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम टी बीम की बात करें, टी बीम की अगर हम बात करें तो टी बीम में आप देखिए यहां पे आपका फ्लैंज और वेब का पोर्शन अलग अलग है, ठीक है। ये आपका फ्लैंज है, ये आपका वेब है, ठीक है। तो जब इसकी हम एनालिसिस पढ़ेंगे तो इसकी एनालिसिस में आप देखिए कि इसकी एनालिसिस में आप ये देखिए कि जो न्यूट्रल एक्सिस है आपकी, न्यूट्रल एक्सिस या तो कभी फ्लैंज में लाई कर सकती है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस आइदर कभी फ्लैंज में लाई कर सकती है, आइदर न्यूट्रल एक्सिस आपकी कभी वेब में लाई कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे ओनली एक ही पोर्शन था तो इसी पोर्शन के अंदर ही आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही थी। तो हमारी एनालिसिस ओनली दिक्कत नहीं थी कि न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, हमें कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है। एक जगह पे न्यूट्रल एक्सिस थी आपकी, कहीं पे भी लाई कर रही होगी और आप इसमें डिजाइन कर दोगे। लेकिन अगर हम टी बीम की बात करें, अगर हम बात करें टी बीम की, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एक्सिस आइदर फ्लैंज में हो सकती है, आइदर आपकी वेब में हो सकती है, ठीक है। तो एनालिसिस आपको दोनों के बेस में पढ़नी है, ठीक है। दो केसेस में आपको एनालिसिस पढ़नी है यहाँ पे। एक केस में आप एज्यूम करोगे कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे है, फ्लैंज में है। और एक केस में आप एज्यूम करोगे कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, वेब में है, ठीक है। तो आपकी एनालिसिस टी बीम में इसी बेस पे होगी कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के बेस पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये मैंने रब बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया इरेज, ओके। सो जो पहला केस है आपका, इसमें केस वन पढ़ते हैं। केस वन में हम लोग पढ़ते हैं इफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज, ठीक है। केस वन में इफ न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, केस वन हम पढ़ते हैं इफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, इफ द न्यूट्रल एक्सिस विद इन फ्लैंज, ठीक है ना। यानी न्यूट्रल एक्सिस आपकी अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई कर रही है तो बनाइए एक बार टी बीम बनाते हैं हम, ठीक है। टी बीम हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं कि कैसे न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे फ्लैंज में लाई कर रही है और इसकी एनालिसिस हमें कैसे करनी है। सिंपल है, सिंपल डिजाइनिंग है, आपको कोई दिक्कत समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। ये कोई टी बीम में बना रहा हूं यहाँ पे, ओके। ये हो गया मार्कर, ठीक है ना। ये तो मार्कर आ गया, एक सेकेंड रुकिए, ये है, ठीक है। तो ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा मैनेजेबल आप मैनेज कर लेना प्लीज, ठीक है। डायग्राम मैनेज करना आप। टी बीम ये कोई टी बीम है, ठीक है। इस टी बीम में, ठीक है, इस टी बीम में, इस टी बीम में हम लोग कह रहे हैं इस टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाई कर रही है आपकी, न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई करेगी फ्लैंज में। तो एनालिसिस में हमें पढ़नी पहले कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में लाई कर रही है। तो फ्लैंज वाला पोर्शन आपको पता है, फ्लैंज वाला पोर्शन यही है, ठीक है। तो फ्लैंज वाला पोर्शन जब ये है तो देखिए आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाई कर रही है, फ्लैंज में, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है फ्लैंज में, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है।
न्यूट्रल एक्सिस अभी हमें पता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपकी फ्लैंज में लाई कर रही है। तो एनालिसिस हमको दोनों एजम्पशन के बेस पे करनी है कि एक तो हम वेब पे एज्यूम करेंगे, एक हम फ्लैंज पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज पे लाई कर रही है तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस के अबव वाला पोर्शन है वो तो आपका कंप्रेशन रजिस्ट करेगा। और आपको सिंपल सा पता है डिजाइनिंग में, आरसीसी में न्यूट्रल एक्सिस से बिलो हम लोग कंक्रीट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो सिर्फ और सिर्फ हम स्टील बार्स को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो हमारी एनालिसिस के लिए जो कंक्रीट आपकी अवेलेबल है वो न्यूट्रल एक्सिस से अबव, जो बीम में आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ये कंक्रीट जो मैंने शो कर रखी है येलो, ठीक है, येलो बार से शो कर रखी जो मैंने ये आपकी कंक्रीट है जिसके लिए आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। और आपको पता है बॉटम पे रजिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, बॉटम पे टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील के बार्स, ठीक है ना। बॉटम पे टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील के बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉटम पे टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। टेंशन को रजिस्ट करने के लिए स्टील के बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये हमने प्रोवाइड कर दिए बॉटम पे स्टील के बार्स, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है DF, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। और ये आपकी है विड्थ ऑफ द फ्लैंज B_F, ठीक है। B_F आपकी, B_F आपकी क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। ये आपकी है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस टॉप फाइबर से हम लोग आपको पता ही है जो लेके चल रहे हैं वही हमारे नोटेशन रहने वाले हैं, ठीक है। जो टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है वो हमने वहां पे भी ली थी XA, ठीक है, और यहां पे भी हम XA ही लेंगे, ठीक है ना। तो टॉप फाइबर से, टॉप कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आपकी XA आप लेके चल रहे हो। और ये हम दोनों केस में, हमने वहां पे भी यही लेके चले थे, यहां पे भी हम यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करोगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, आपको अगर इसकी एनालिसिस करनी है तो आपको कौन कौन से फोर्स निकालने पड़ेंगे, कितने फोर्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, एक तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो कंक्रीट अवेलेबल है उसके लिए एक फोर्स निकलेगा जो कि आपका होगा C1, और एक फोर्स आपका निकलेगा जो यहाँ पे आपकी जो टेंशन आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है, इस टेंशन में जो आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है, इस टेंशन में स्टील जो प्रोवाइड कर रखी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स निकालना पड़ेगा T। सिंपल, दो ही फोर्स यहाँ पे निकलने वाले हैं, सेम एज अ बीम, ठीक है ना, सेम एज अ बीम। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करूं तो आपको पता है स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, आपका लीनियर स्ट्रेस डायग्राम बन के आता है, ठीक है। लीनियर आपका स्ट्रेस डायग्राम बन के आता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रेस डायग्राम बन के आता है। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आपकी, यहाँ मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं इसको, ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी आगे की ओर जा रही है यहां से, ठीक है। तो जब आप इसके लिए प्लॉट करोगे स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम जब आप इसके लिए प्लॉट करोगे तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा इसका देखिए एक बार आप, ठीक है। तो ये आपका पता है, आपको जो आपने टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, उस टेंशन में रेनफोर्समेंट की आप लोग कहां से, टेंशन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है उसके सेंट्रॉइड से आपको क्या लेनी है, स्ट्रेसेस के लिए आपको सेंट्रॉइड से उसके क्या लेनी है आपको, जहां पे टेंशन रेनफोर्समेंट है उसके उसका सेंट्रॉइड आपको कंसीडर करना है, ठीक है। वहीं से आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, बिकॉज उसके नीचे आपकी कंक्रीट नेग्लेक्ट कर रखी है हमने, ठीक है। ये हमने स्ट्रेस डायग्राम बनाया और स्ट्रेस डायग्राम आपका यहाँ पे लीनियर बनेगा, ये आपको बताइए, ठीक है। लीनियर आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे है, ठीक है। जब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है तो लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है लेकिन थोड़ी नीचे बन गई है, ठीक है। तो मैं यहां से कर लेता हूं इसको, ये आपकी हो गई न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे लाई कर रही है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहां पे हो गई, ठीक है। ये आपका कॉम्प्रेशन वाला एज हो गया, कॉम्प्रेशन वाला एज ये हो गया, और बॉटम पे आपका टेंशन वाला एज हो गया, ठीक है। आप लीनियर बनाना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने बना दिया है, ठीक है ना, लेकिन लीनियर आपको पता ही है, स्ट्रेस डायग्राम आपका लीनियर ही बनेगा, ठीक है। तो जो फोर्स है यहाँ पे निकलेंगे, एक तो फोर्स आपका निकलेगा टी की वजह से, ठीक है, यानी एक फोर्स आपका यहाँ पे जो टेंशन में स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी, एक फोर्स यहाँ पे निकलेगा, और एक फोर्स आपका इस जो कंक्रीट वाला पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, उसके लिए आपको निकालना है, ठीक है ना। जो कंक्रीट वाला पोर्शन है उसके लिए एक फोर्स निकलेगा, लाई कहां पे करेगा आपको पता ही है, सेक्शन कौन सा है आपका, ट्राइंगुलर सेक्शन है ना, देखिए ये ट्राइंगुलर सेक्शन है। तो इस ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए आपका ये लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, H/3 पे, ठीक है। जहां पे भी ये फोर्स होगा आपका H/3 पे लाई करेगा। लेट अस कंसीडर कि H/3 डिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ पे आपका लाई कर रहा है C1 फोर्स, C1 फोर्स, ठीक है। और T फोर्स आपका यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन आपको पता है कि जो ये स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते हैं ये हम ओनली कंक्रीट के लिए ही बनाते हैं, ठीक है ना।
यानी पहले हम अपने सेक्शन को कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके लिए बाद हम उसका हम स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। जब हम कंक्रीट के लिए ही स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेस भी हम कंक्रीट के फॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेस को भी। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं आपके TA है, स्टील में स्ट्रेसेस TA है, ठीक है। तो कंक्रीट में कितने हो जाएंगे स्ट्रेसेस, कंक्रीट में स्ट्रेसेस आपके हो जाएंगे TA/M, ये आपको पता ही है। कंक्रीट में आपके स्ट्रेसेस हो जाएंगे TA/M, सिंपल, ठीक है। और सी फोर्स निकालने के लिए आपको क्या पता है, देखिए स्ट्रेसेस आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्ट्रेसेस आपके CA है जो हमने अप्लाई कर रहे हैं, CA हम मान रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेसेस हमने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो CA से लेकर 0 तक ये स्ट्रेसेस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेस तो ले नहीं सकते हैं, तो एवरेज स्ट्रेस हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो जो C1 फोर्स आपका निकलेगा यहाँ पे, जो C फोर्स निकलेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, जो C फोर्स आपका यहाँ पे निकलेगा, वो C फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वो C फोर्स हम निकालेंगे कैसे, जो C फोर्स आप निकालोगे यहाँ पे वो निकलेगा आपका एवरेज स्ट्रेस इनटू एवरेज स्ट्रेस, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसने पहले पढ़ रखी चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, बस नोटेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एवरेज स्ट्रेस आप देखिए, एवरेज स्ट्रेस कितने हैं आपके, CA मैक्सिमम है, ठीक है, प्लस मिनिमम कितने हैं 0, मीन ले लो, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस, CA प्लस 0/2 इनटू एरिया, यहां पे क्या लोगे देखो आप, एरिया कितना लोगे, वहां पे आप ले रहे थे जो कंक्रीट सेक्शन था आपका, वो एरिया आपने ले रखा था B इंटू जो भी ले रखा था वहां पे एरिया XA ले रखा होगा या जो भी ले रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया होगा आपको पता है, जो देखिए जो मैंने ये हैच कर रखा है पोर्शन आपका, किससे, येलो वाले जो मार्कर से मैंने, येलो वाले हाँ मार्कर से मैंने इसको हैच कर रखा है इस पोर्शन को। तो देखिए आप, इसका एरिया आपको लेना है, ये सेक्शन आपको दिख ही रहा होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी विड्थ कितनी है देखिए आप, B(F) और कहां तक ये XA तक, तो BF इंटू XA इसकी क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका B(F) इंटू XA, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो C फोर्स आपका कितना निकल के आया, C फोर्स आपका निकल के आया आपका B(F) XA CA डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आ गया आपका C फोर्स, ठीक है। और T फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, अगर मैं T फोर्स की बात करूं जो कि TA/M यहाँ पे स्ट्रेसेस है, और मैं अगर T फोर्स की मैं बात करूं तो T फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, स्ट्रेस आपके हैं, कन्वर्टेड स्ट्रेस आपके हैं TA/M जो हम पहले से लेके चल रहे हैं, और एरिया भी आप कन्वर्टेड लोगे, ठीक है ना। AST अगर इसका एरिया है स्टील का, AST अगर स्टील का एरिया है तो कंक्रीट का एरिया इसके फॉर्म में हो जाएगा M टाइम्स ऑफ AST, ठीक है, ये आपको पता है। तो टोटल फोर्स आपका निकल के आ गया TAAST, ये निकल के आ गया T फोर्स आपका, ठीक है। तो C फोर्स आपका यहाँ पे इजीली निकल गया, T फोर्स भी आपने इजीली निकाल दिया, बस आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है C फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, C फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितनी है निकालिए, यहाँ पे लीवर आर्म देखिए आप, लीवर आर्म कितनी है हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं लीवर आर्म, ठीक है। T फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, ये T फोर्स, ठीक है। तो लीवर आर्म जो होती है आपकी, डिस्टेंस होती है आपकी C फोर्स और T फोर्स के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है लीवर आर्म, ठीक है ना। C फोर्स और T फोर्स के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है लीवर आर्म, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी लीवर आर्म, ये आपको पता ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द C फोर्स एंड T फोर्स इज कॉल्ड द लीवर आर्म, ठीक है। तो जब आप लीवर आर्म देखोगे यहाँ पे, लीवर आर्म जब आप निकालोगे तो लीवर आर्म जो इसकी निकल के आएगी, लीवर आर्म कितनी आएगी आपकी इसकी निकल के, C फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, C फोर्स आपका एक्ट कर रहा है XA/3 पे, H/3 पे एक्ट कर रहा है ना, ट्रायंगुलर सेक्शन है, बेस से आपका एक्ट करेगा ये XA/3 पे आपका C फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक D है, D आपकी है टोटल डिस्टेंस टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर जो आपकी रेनफोर्समेंट की सेंट्रॉइड है वहां तक डिस्टेंस है आपकी स्मॉल d, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, स्मॉल d। तो आपको निकालना है लीवर आर्म यानी C फोर्स और T फोर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए आप D माइनस XA/3 करोगे तो ये निकल जाएगा आपका लीवर आर्म 1, ठीक है ना, लीवर आर्म एक ही है 1, ये बोलने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसकी लीवर आर्म आपकी सेम निकल के आएगी D माइनस XA/3, ये आपकी इसकी निकल के आ गई लीवर आर्म। अगर आपकी, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाई कर रही है, फ्लैंज पे लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज पे लाई कर रही है तो उसके लिए देखिए जो फोर्स निकल के आया आपका वो सेम फोर्स निकल के आ गया, लेकिन जो एरिया हमने ले रखा है उसमें आपने जो एरिया ले रखा है उसमें विड्थ लोगे आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, ये आपने लेनी है, ठीक है।
और जो टेंशन साइड में फोर्स निकल के आ रहा है वो सेम निकल के आ रहा। लीवर आर्म आपकी देखिए d माइनस एक्स ए अपॉन 3 वही आपने निकाली, यही यहाँ पे भी आपने वही निकाली। ठीक है, तो सिंपल आप निकाल सकते हो ये चीजें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ द टी बीम व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, उसके बेस पे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, वही चीजें जो हमने अभी तक स्टेप से फॉलो करके आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, पहले स्टेप में हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया। जो पहले स्टेप में हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, किसके बेस पे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया के बेस पे। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना है इसके बाद। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी निकलेगी कैसे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको पता है कैसे निकलती है, आपका इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द टेंशन साइड। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द कंप्रेशन साइड टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द टेंशन साइड। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो मोमेंट ऑफ एरिया आप लोगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लोगे, और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए, एरिया इंटू मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू होता है आपका एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू एरिया इंटू, ठीक है, एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो भी सेक्शन आपने कंसीडर कर रखा है उस सेक्शन की सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहां से आप लोगे, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस से उस डिस्टेंस, वहां की सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड के लिए, आप देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड के लिए जो मोमेंट ऑफ एरिया निकलेगा, एरिया इंटू सेंट्रोइड। ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड के लिए एरिया इंटू सेंट्रोइड, एरिया क्या होगा, बी सफिक्स एफ इंटू एक्स ए, एरिया हो गया, इंटू सेंट्रोइड आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, एक्स ए है आपका, और इसकी आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस इसकी होगी न्यूट्रल एक्सिस से एक्स ए डिवाइडेड बाई 2 पे। ठीक है, इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगी आपकी एक्स ए डिवाइडेड बाई 2 पे, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। सो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक्स ए बाई 2। तो कॉम्प्रेशन साइड के लिए कितना हो गया, एरिया इंटू सेंट्रोइड, बी सफिक्स एफ इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जहां पे आप बी ले रहे थे उसकी जगह पे यहाँ पे सिंपली बी सफिक्स एफ हो गया है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। और टेंशन साइड की अगर हम बात करें, तो एरिया आप यहाँ पे क्या लेते हो, एरिया आप लेते हो यहाँ पे m टाइम्स ए एस टी। ठीक है ना, टेंशन साइड में एरिया आप क्या लेते हो, अगर ए एस टी कॉन्क्रीट के फॉर्म में एरिया लेना है ना, मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट का डायग्राम बनाया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो एरिया हम टेंशन साइड में लेते हैं वो लेते हैं हम लोग m टाइम्स ए एस टी। और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको लेनी है। ठीक है ना, सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपको कहां से लेनी है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड टू द, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो ये डिस्टेंस से कितनी निकल के आ रही है, टोटल डिस्टेंस डी है, यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ डी है ना टोटल, डी माइनस एक्स ए कर दो, सिंपल। ठीक है, डी माइनस एक्स ए कर दो, तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी ये। ठीक है, तो सिंपल आपका यहाँ पे निकल गया, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है आपकी इजीली निकल गई। आपने इक्वेट कर दिया मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड का, जो कि निकल के आ गया आपका एरिया बी एफ इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कंप्रेशन साइड से। और टेंशन साइड से आपका निकल गया एरिया, आपको एएसटी नहीं कन्वर्टेड एरिया लेना है, एम टाइम्स एएसटी इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस आपकी कितनी है यहाँ पे, डी माइनस एक्स ए। ठीक है, इससे आपका निकल के आ गया ये, तो सिंपल रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया बी सफिक्स एफ इंटू एक्स ए, रेक्टेंगल का एरिया इंटू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इसका एक्ट कर रहा है एक्स ए बाई 2 पे, बिकॉज रेक्टेंगल का सेंट्रोइड आपका एक्स ए बाई 2 पे लाई करता है, इक्वल टू टेंशन साइड से जो टेंशन साइड का आपका मोमेंट ऑफ एरिया है, वो मोमेंट ऑफ एरिया है आपका एरिया m टाइम्स ए एस टी, ठीक है ना, ये आपका हो गया टेंशन साइड का एरिया इंटू डी माइनस एक्स ए, ये आपकी होगी सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ठीक है, d माइनस एक्स ए क्या होगी आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ठीक है, तो d माइनस एक्स ए आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना,
तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना, ये आपका निकल के आ गया मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया, ठीक है, ये नहीं बन रहा यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, बना के रहेंगे हम, टेंशन ना लो। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया ना मैंने, उस वजह से नहीं बन रहा शायद। टेढ़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तभी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने यहाँ से, बी एफ ऊपर चले गया है, तो उस वजह से एकदम रेक्टेंगल के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लेना, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा फास्ट हो रही, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया, इक्वेशन आपकी निकल के आ गई, हाथ से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारा हाथ तो है, ये देखो, ये बन गया आपका, ठीक है। तो एक हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सिमिलर वे में जैसे हमने पहले निकाल रखा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको सिमिलर वे, जैसे आप इससे पहले कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में आपको सिमिलर वे में क्या निकालना है, आपको सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है सिमिलर वे में क्या निकालना है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है एक्स सी की वैल्यू, एक्स ए यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक है, एक्स ए यहां से निकल के आ जाएगी। जब एक्स ए यहां से निकल के आ गई, एक्स ए जब यहां से निकल के आ गई, तो अगले स्टेप में हम लोग निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे एक्स सी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे एक्स सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट 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 क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ होती क्या है, मैंने आपको बता ही रखा है, एक्स सी, ठीक है ना। जहां पे आपकी टेंशन साइड में और कॉम्प्रेशन साइड में, ठीक है, जहां पे आपकी टेंशन साइड में और कॉम्प्रेशन साइड में स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली अपनी मैक्सिमम लिमिट से अचीव कर जाती हैं, उस डेप्थ को ही हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। उस डेप्थ को ही हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। उस डेप्थ को ही हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और निकालते कैसे हैं आपको पता ही है, एक्सिस इक्वल टू के इंटू डी होता है, के की वैल्यू मैंने करा रखी है आपको, ठीक है, किसके लिए, एफई 250 के लिए कितनी होती है के की वैल्यू 0.40, एफई 415 के लिए होती है 0.289, और एफई 500 के लिए ये वैल्यू निकल के आती है आपकी, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी एफई 500 के लिए 0.253, ठीक है। ये वैल्यूज पता है, डी की वैल्यू दी होगी आपको, तो एक्ससी आप यहाँ पे इजिली निकाल लोगे। जब आपकी एक्ससी निकल के आ गई, जब आपकी एक्ससी निकल के आ गई, तो आपको कंपेयर करना है सेक्शन को, ठीक है ना, कैलकुलेट एक्ससी एंड देन कंपेयर द सेक्शन एक्ससी एंड एक्स ए, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी, ठीक है। सेम है, पूरा प्रोसीजर सेम है, अगर एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, ये तीनों कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस के बेस पे जो हमने पहले लिखा था वही है, यहाँ पे अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपको पता है स्टील आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर जाती है, ठीक है, स्टील आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर जाती है, और कंक्रीट आपकी अभी भी स्ट्रेसेस क्या करेगी, रजिस्ट कर सकती है। तो इस कंक्रीट आपकी फुल्ली स्ट्रेस्ड नहीं होती है, स्टील आपकी कंप्लीटली क्या हो जाती है, कंप्लीट अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको अचीव कर जाती है, यानी इसके बाद आप अगर लोड करोगे तो स्टील आपकी फेल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर सेकंड ये बात करूं मैं, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, तो इस केस में आपका सेक्शन होगा बैलेंस सेक्शन, ठीक है, इस केस में आपका होगा बैलेंस सेक्शन, और बैलेंस सेक्शन के केस में आपकी स्टील आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर जाती है जो कि सिग्मा एस टी होती है, और कॉन्क्रीट आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर जाती है जो कि सिग्मा सीबीसी होती है, ठीक है ना। और सिग्मा एस टी और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी, सिग्मा सीबीसी आपकी होती है एफसी के बाई 3, और सिग्मा एसटी आपकी डिफरेंट वैल्यू होती है आपकी, सारी मैंने पीछे टेबल में करा रखी है, ठीक है, वो वैल्यूज आप कर लेना, अदरवाइज नहीं निकालनी आती है तो 0.55 FY कर देना, तो उससे आपकी सिग्मा एसटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। देन उसके बाद है एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, देन इस केस में आपका सेक्शन होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इस केस में आपका सेक्शन होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि कंक्रीट तो आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव कर लेगी, लेकिन स्टील में अभी भी आप स्ट्रेसेस क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, यानी स्टील आपकी मैक्सिमम लिमिट अभी भी अचीव नहीं कर पाई है, आप इसमें और स्ट्रेसेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ द सेक्शन, और हमें करना क्या है, बीम की बात चल रही, तो बीम की बात चल रही तो आपको पता ही है,
बीम में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, बीम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो थर्ड स्टेप है आपका, जो थर्ड स्टेप है आपका, उसमें हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन हम लोग करेंगे थर्ड स्टेप में, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है ना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। ये हो गया पहला, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो अपने नोट्स में इसको, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, ठीक है, इसका ले लो। देन उसके बाद हमने एनालिसिस पढ़ी अगली इसकी, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद अगला हम लोग पेज ये वाला है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हम लोग देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता ही है, दो साइड से आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। एक तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कॉम्प्रेशन साइड से, और दूसरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आएगा टेंशन साइड से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका स्ट्रेस फोर्स इनटू क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंपली बात है आपका, सिंपल वे में बोले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका बेंडिंग मोमेंट ही तो है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपने कैलकुलेट कर दिया है, सी फोर्स आपको देखिए कैलकुलेट करके ले लिया आपने, सी फोर्स वी एफ इंटू एक्स ए सी ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी लीवर आर्म है यहाँ पे। सिंपल वे में देखिए टी फोर्स आपका गिवन है, लीवर आर्म आपकी सेम रहेगी, तो दोनों साइड से आप आराम से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फोर्स भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको पता है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्रेशन साइड से मैं बात करूं तो कॉम्प्रेशन साइड से आपका फोर्स निकल के आया बी सफिक्स से एफ इंटू एक्स ए इंटू सी ए डिवाइडेड बाई टू इंटू लीवर आर्म आपकी यहाँ पे डी माइनस एक्स ए अपॉन थ्री। ये आपके लीवर आर्म आपकी कॉम्प्रेशन साइड से निकल के आ गया आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं टेंशन साइड से, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंशन साइड से भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपका निकल के आया है टी ए एस टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी सिमिलर वे में लीवर आर्म रहेगी, जो लीवर आर्म आपकी है वही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका जो फाइनल स्टेप है, आप निकाल लिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रेस फॉर्मूला है यहाँ पे वो भी एप्लीकेबल होगा, आप उसको लिखता नहीं हो लेकिन एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस फॉर्मूला, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए। तो अगर किसी और स्ट्रेस को कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ती है तो वो फॉर्मूला भी आपका वैलिड है यहाँ पे, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां पे, वो फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे वैलिड है, ठीक है ना। सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए भी वैलिड है यहाँ पे, तो जरूरत पड़ती है उसकी तो आप क्या कर सकते हो, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ द टी बीम, ठीक है, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस इज इन द फ्लैंज, तो अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में है तो उस केस में आप एनालिसिस सिंपल वे में यूं कर सकते हो जैसे हमने बीम की पढ़ी, बस एक ही आपका नोटेशन चेंज हुआ है, बी की जगह बी सफिक्स एफ हुआ है आपका, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज लेनी है, जो कि मैंने कल बताया था आपको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सारी चीजें बाकी सेम है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला केस, ठीक है। देन ये केस पढ़ने के बाद अभी हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो अगला केस है आपका, अगला केस हम पढ़ेंगे केस 2, ठीक है। केस 2 में हम पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहां पे मैथमेटिक्स लगती है, ठीक है। बस आप ध्यान रखना, आराम से देखना उसको, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो सेकंड वाले में जो मैथमेटिक्स है वही समझनी है आपको, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट हर जगह आपका सेम लगना है, ठीक है। तो केस 2 हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केस 2 देखिए आप, केस 2 पहला हमने केस पढ़ा जहां पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज पे लाई कर रही थी। केस 2 व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन द वेब, ठीक है ना, इफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पोर्शन, ठीक है, इफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पोर्शन, ठीक है, वेब पोर्शन, इफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पोर्शन, यानी अब आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी अभी लाई कर रही है वेब में। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब में लाई करेगी तो उसमें हम टी बीम की एनालिसिस कैसे करते हैं डब्ल्यूएचएम से, ये हम देखते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल में जो क्वेश्चंस आपके अरेंज होते हैं वो इससे ही आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कन्वेंशनल में इसी से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि पहला वाला तो आपने पढ़ रखा था, तो बार अगर उसके उसी से क्वेश्चन पूछना है तो आपको बीम से पूछ देगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर आ सकता है वहां से, लेकिन आपको इजिली वो कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन अरेंज होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे टी बीम, ठीक है, पहला काम तो वही है हमारा टी बीम बनाना, ठीक है।
टी बीम हम पहले बना लेते हैं। ओके, देखिए आप टी बीम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होने वाली, तो आपको यहाँ पे पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टी बीम हम बनाते हैं, ये आपकी एक टी बीम है कोई, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है, बाकी तो ऐसे हाथ से होने में डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्लैंज पोर्शन, ठीक है। ये आपका वेब पोर्शन, ठीक है। दोनों की थिकनेस आपकी चेंज हो गई है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है ये थिकनेस हमारी यूनिफॉर्म ही रहेगी, ठीक है। ये आपका वेब पोर्शन है, ठीक है। ये आपका वेब पोर्शन है, ये वेब पोर्शन, ठीक है। बढ़िया बन गया डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो मैनेज कर लेना जैसा भी बनाए, ठीक है। ये आपका हो गया टी बीम, ठीक है। इस टी बीम में हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेब में, यानी ये पोर्शन आपको पता है वेब वाला है, जो वर्टिकल पोर्शन है। तो लेट अस कंसीडर कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे लाई कर रही है कहीं पे, ठीक है। इससे पहले फ्लेंज में लाई कर रही थी, उसमें हमने एनालिसिस पढ़ी थी। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई कर रही है, फ्लेंज में, सॉरी वेब में, ठीक है। वेब में आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है, ठीक है। तो देखिए आप नोटेशंस हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेम नोटेशंस वही रहने वाले हैं, ठीक है। टॉप कंप्रेशन फाइबर से, टॉप कंप्रेशन फाइबर से, होप आपको दिख रहा होगा, टॉप कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है? टॉप कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस आपकी है, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है एक्स ए, ठीक है। एक्स ए आपकी टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज हम लोग लेके चल रहे थे बी सफिक्स एफ, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाले में भी लेके चले, ठीक है। ये आपकी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा नोटेशन हम लोग करते हैं अभी, लेकिन आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका? कंप्रेशन का पोर्शन है, और न्यूट्रल एक्सिस से बिलो का पोर्शन आपका टेंशन का, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन आपको बताइए ये वाला है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका कंप्रेशन है। अब कंप्रेशन आपका पूरे फ्लैंज में होगा, इससे पहले आपका फ्लैंज के कुछ पोर्शन में था आपका कंप्रेशन, उससे नीचे आपका टेंशन था। लेकिन इस केस में आपकी न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रही है, तो कंप्रेशन आपका टोटल आपके जो भी फ्लैंज वाला पोर्शन है उसमें आपका कॉम्प्रेसिव फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। साथ में आपका इसमें तो होंगे ही होंगे, जो वेब वाला पोर्शन है उस वाले पोर्शन में भी कुछ हद तक आपके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, जो कि यहां तक लाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये हमने एज्यूम कर रखे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं स्टील रेनफोर्समेंट की, तो स्टील रेनफोर्समेंट आपको सिमिलर वे में पता है कि टेंशन साइड में हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन साइड में हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपकी स्टील रेनफोर्समेंट की क्या होगी? ये स्टील रेनफोर्समेंट की आपकी पोजीशन होगी, ठीक है। और इस स्टील रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड से, इस स्टील रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड से, ठीक है, जो टॉप कंप्रेशन फाइबर है, इस स्टील रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड से टॉप कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस आपकी कितनी है? इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है, जो कि डी है, जो कि आपकी डी है, ठीक है। ये आपकी हो गई टॉप कंप्रेशन फाइबर से डिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं इतनी डिस्टेंस की, ठीक है, ये आपकी क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो हम लोग लेके चल रहे हैं डी सफिक्स एफ, ये हमने इससे पहले भी कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और सिर्फ में ये डिस्टेंस अगर मैं बोलूं निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए बोलूं, ठीक है, इतनी डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी आपकी? कितनी निकल के आएगी आपकी? एक्स ए माइनस डी एफ। वेब की डिस्टेंस, जो वेब वाला पोर्शन है आपका जहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, वो निकल के आएगी आपकी एक्स ए माइनस डी एफ। जब आप इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करोगे, तो सिमिलर वे में इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम आपका क्या निकलेगा? स्ट्रेस डायग्राम इसके लिए सिमिलर वे में आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम, लीनियर स्ट्रेस डायग्राम आपका निकल के आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म तो लीनियर स्ट्रेस डायग्राम आपका निकल के आएगा, ठीक है। लीनियर आपका इसका स्ट्रेस डायग्राम निकल के आएगा, ठीक है। कहां तक बनाना है हमें? आपको पता है ये स्ट्रेस डायग्राम हमें प्लॉट करना है जहां पे रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी है, उस रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक, ठीक है ना। उस रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक हमने ये स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। ये स्ट्रेस डायग्राम हमने रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक क्या करना है? प्लॉट करना है, ठीक है।
और देखिए आप, लेट अस कंसीडर कि फ्लैंज वाला पोर्शन आपका यहाँ पे, ये आपका फ्लैंज वाला पोर्शन है, इसके बाद आपका वेब स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ये हमने कंसीडर कर लिया इतना, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करूं इसका, तो स्ट्रेस डायग्राम में सिमिलर वे में प्लॉट कर सकता हूं जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यानी यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, ये स्टार्ट किया मैंने, और टॉप कंप्रेशन फाइबर तक मुझे स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। टॉप कंप्रेशन फाइबर तक अगर मुझे स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है। तो जब न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है, तो ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इसको मैं हाथ से बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा प्लॉट होके आएगा, ये स्ट्रेस डायग्राम आपका प्लॉट हो गया क्या, लेकिन अच्छा नहीं बना यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट होके आएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है। लीनियर वे में है ये, ठीक है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही बनाने में, लेकिन आप ध्यान रखना है लीनियर वे में स्ट्रेस डायग्राम आपका न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, टॉप कंप्रेशन फाइबर, ये हो गया आपका टेंशन साइड का सेंट्रॉइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो फोर्सेस की बात करें तो आपका देखिए सी फोर्स आपका कौन से वाले एरिया में जनरेट होगा आपका, एक तो फ्लैंज में और एक वेब में, ठीक है। अब सी फोर्स सिर्फ एक ही लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैंज की जो विड्थ और डेप्थ है वो अलग है, और इसके लिए जो दोनों सेक्शन तो रेक्टेंगुलर है, लेकिन दोनों के लिए आपके विड्थ और डेप्थ की जो आपकी क्या है वैल्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। इसके लिए विड्थ अलग है, इसके लिए डेप्थ ये है, ठीक है। इसके लिए बी डब्ल्यू आपकी विड्थ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब है आपकी यहाँ पे, ठीक है, बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब है यहाँ पे, और डेप्थ आपको पता ही है ये एक्स ए माइनस डी एफ इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग होने की वजह से, ठीक है ना, डायमेंशन से अलग होने की वजह से, डायमेंशन से अलग होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डायमेंशन से अलग होने की वजह से हम लोग दो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। एक तो फोर्स हम लोग निकालेंगे फ्लैंज में, एक हम फोर्स निकालेंगे वेब में, जो कि सी फोर्स ही निकलेगा, क्योंकि कंक्रीट है वहां पे, तो फोर्स आपका सी निकलेगा, सी फोर्स ही निकलेगा, ठीक है। और टेंशन साइड में आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो तो आपका सेम ही निकलेगा जो अभी तक आपका निकल के आ रखा है, ठीक है ना, वही आपका फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आपका सेम ही निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए आप यहां पे, ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग प्लीज, ठीक है। तो देखिए आप यहां पे देखिए, जो फ्लैंज वाला पोर्शन है वहां पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे आपके वो इस पोर्शन में होंगे, सी फोर्स, जो C1 फोर्स निकलेगा आपका। अब C1 और C2, C1 C2 T फोर्स, तीन फोर्स आपके निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी डायमेंशन से चेंज है तो सी आपके दो फोर्स C1 और C2 निकलेंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो देखिए आप C1 फोर्स, लेट अस कंसीडर कि C1 फोर्स आपका कहां पे एक्ट कर रहा है, लेट अस कंसीडर कि C1 फोर्स आपका यहां पे कंसीडर कर, यहां पे एक्ट कर रहा है आपका C1 फोर्स। लेट अस कंसीडर कि C1 फोर्स आपका यहां पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ये आपका C1 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। C1 फोर्स आपका यहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैल्यू कितनी है इसकी अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये C1 फोर्स एक्ट कर रहा है, और जो C2 फोर्स है आपका, जो C2 फोर्स आपका इस वेब में आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, जो कॉम्प्रेशन न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जहां पे कॉम्प्रेशन है, इस वेब में जो C2 फोर्स आपका जनरेट हो रहा है, वो C2 फोर्स लेट अस कंसीडर कि वो C2 फोर्स आपका यहां पे लग रहा है, ठीक है। अभी हमने एज्यूम किया है कि C2 फोर्स आपका यहां पे एक्ट कर रहा है, लेट अस कंसीडर, ठीक है ना, दिस इज आवर एजम्पशन कि यहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम टेंशन साइड से। टेंशन साइड से अगर हम फोर्स निकालें तो सिंपल वे में आपको पता ही है, ठीक है, यहां पे फोर्स कितना होगा आपका, यहां पे जो आपका स्ट्रेस होगा आपका टी ए अपॉन एम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रेसेस टी ए है, टी ए अगर स्टील पे स्ट्रेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो कंक्रीट पे स्ट्रेसेस आपके होंगे टी ए अपॉन एम। तो जो टी फोर्स आपका यहाँ पे निकल के आएगा, जो टी फोर्स आपका यहाँ पे निकल के आएगा, वो टी फोर्स आपका निकल के आएगा टी ए एस टी, कोई चेंजेस नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है, चेंजेस आपके यहाँ पे कोई भी नहीं आए, टी ए एस टी आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पे फोर्स निकल के आ गया टेंशन साइड में, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्रेशन साइड के फोर्सेस की, ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉम्प्रेशन साइड के फोर्सेस की, तो कॉम्प्रेशन साइड में हमारे क्या क्या फोर्सेस निकल के आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। टॉप कंप्रेशन फाइबर में हमने फोर्स जो स्ट्रेस हम एज्यूम करते हैं वो हम एज्यूम करते हैं सी ए, लेट अस कंसीडर कि टॉप कंप्रेशन फाइबर में सी ए स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहां पे स्ट्रेसेस हैं, फ्लैंज वाला पोर्शन कितना है आपका, ये आपका फ्लैंज वाला पोर्शन है इतना,
इस फ्लैंज वाले पोर्शन में एक जगह तो आपके सीए स्ट्रेसेस हैं, और जो बॉटम फ्लैंज जहां पे खत्म हो रहा है हम लोग वहां पे एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम कि यहां पे आपके स्ट्रेसेस आपके कितने हैं, C1। ठीक है, मैं यहां पे शो कर रहा हूं इसको C1 से, C1 यहां पे स्ट्रेसेस हैं, तो स्ट्रेस टॉप में C1 CA, ये हम सिमिलर वे में जो हमने अभी तक एजम्पशन लेके चला था कि हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो CA अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेसेस, और C1 आपके स्ट्रेसेस कहां पे हैं, जहां पे आपका फ्लैंज वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो रहा है या खत्म हो रहा है फ्लैंज वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपके हो गया C1। ठीक है, और ये आपके किस डिस्टेंस में लग रहे हैं दोनों स्ट्रेसेस, जो फोर्स हैं आपके C1 और C2 फोर्स आपके, अगर मैं बात करूं ये कहां पे एक्ट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं ये आपके एक्ट कहां पे कर रहे हैं, तो लेट अस कंसीडर कि जो C1 फोर्स है आपका वो Y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अभी Y1 डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि ये C1 फोर्स आपका Y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो C2 फोर्स जो आपका वेब में आपका यहां पे निकल रहा है, ये C2 फोर्स आपका कहां पे एक्ट कर रहा है, अगर ये निकालूं तो लेट अस कंसीडर कि ये आपका Y2 पे एक्ट कर रहा है, दिस इज एट Y2, तो ये आपका अगर Y2 पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो C1 फोर्स आपका Y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है और C2 फोर्स आपका Y2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अभी ये डिस्टेंसेस कितनी है अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं C1 फोर्स की, तो C1 फोर्स में आपका कॉन्सेप्ट सेम ही लगना है। ठीक है ना, C1 फोर्स में आपका कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगना है, फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेसेस आप देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो स्ट्रेसेस नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा आपका एवरेज स्ट्रेस लोगे, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, एवरेज स्ट्रेस अगर आप लोगे यहाँ पे, तो मैं आप लिखूंगा नहीं एवरेज स्ट्रेस, आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बता रखा है बहुत बार, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एवरेज स्ट्रेस जब आप लोगे, तो एवरेज स्ट्रेस में क्या लोगे आप, एक तो CA जो मैक्सिमम है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है CA प्लस, अब यहाँ पे जीरो नहीं है, यहां पे जो स्ट्रेस हमने एज्यूम कर रखा है वो कर रखा है C1, यानी जहां पे आपका फ्लैंज का पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो रहा है, जहां पे फ्लैंज आपका खत्म हो रहा है, जहां से वेब स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपका फोर्स स्ट्रेस आपके कितने हैं, C1 हमने एज्यूम कर रखे हैं। तो जब एवरेज लोगे तो आप मैक्सिमम यहाँ पे CA हो गए, मिनिमम आपके जहां पे फ्लैंज खत्म हो रहा है, जहां पे फ्लैंज वाला पोर्शन एंड कर रहा है, वहां पे आपके C1 है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, वहां पे मिनिमम आपके 0 थे। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस। तो अगर एरिया की मैं बात करूं, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया क्या है आपका, रेक्टेंगल है, आपको दिख ही रहा है पूरा फ्लैंज आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होने की वजह से एरिया आपका रेक्टेंगल का ही अप्लाई होगा सिमिलर वे में, बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ। ठीक है, तो एरिया आपका निकल गया बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ, डी एफ स्मॉल डी ले रखा है हमने। ठीक है, स्मॉल डी हमने ले रखा है, तो स्मॉल डी में ही हम लोग काम करते हैं, डी एफ स्मॉल डी। ठीक है, यस, स्मॉल डी हमने ले रखा है, तो डी सफिक्स एफ आपका निकल गया, ये क्या निकल गया, C1 फोर्स। ठीक है, ये तो निकल गया आपका C1 फोर्स। अब मैं बात करूं C2 फोर्स, C2 फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, वो आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो वेब वाला पोर्शन है सिर्फ उसमें एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है आपका C2 फोर्स। ठीक है, ये एक्ट कर रहा है आपका C2 फोर्स। तो यहां पे भी सिमिलर वे में देखिए, स्ट्रेसेस आपके क्या होंगे, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस आपके वेरी कर रहे हैं इस वाले पोर्शन में भी। ठीक है, क्योंकि आपके स्ट्रेस वेरी कर रहे हैं इस वाले पोर्शन में, तो मैं यहाँ पे इसको किसी और से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, मैं इसको इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया जहां पे C2 फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको इससे हाईलाइट कर दिया, C2 फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो C2 फोर्स अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर C2 फोर्स में निकालू तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, न्यूट्रल एक्सिस पे आपको पता है वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है। ठीक है, तो एवरेज स्ट्रेस आपका कितना होगा, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, इस वाले पोर्शन की ओनली बात हो रही, ओनली बात इस वाले पोर्शन की हो रही, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस, जो सॉरी जो आपका एवरेज लोगे उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेस है आपका C1। ठीक है, ये कितना है आपका C1 आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, प्लस मिनिमम है आपका 0। ठीक है ना, दिस इज 0 डिवाइडेड बाई 2, वो सिमिलर वे में जो पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था पहले वही है, मैक्सिमम C1, वहां पे CA ले रहे थे, यहाँ पे आपने C1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, C1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, एरिया यहाँ पे देखिए ये और आपका रेक्टेंगल ही है, यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल ही है, लेकिन इस रेक्टेंगल का एरिया आपका निकलेगा XA माइनस DF इंटू BW। ठीक है ना, तो डेप्थ इंटू विड्थ से आपका इसका यहां पे भी निकल गया, तो एरिया आपका हो जाएगा इसका XA माइनस DF। ठीक है, डेप्थ इंटू विड्थ ऑफ द वेब। ठीक है, ये डायमेंशन चेंज होने की वजह से आप देखिए एरिया यहाँ पे अलग है, एरिया यहाँ पे अलग है, यही एरिया चेंज होने की वजह से हमने C1 और C2 हमें अलग अलग निकालना पड़ा।
अगर आपका एरिया चेंज नहीं होता, पूरा एरिया सेम रहता, तो हम लोग वहां पे सिर्फ C1 फोर्स ही निकालते, उसके बाद हम लोग C1 C2 अलग से नहीं निकालते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो C2 फोर्स आपका निकल गया, C1 फोर्स आपने निकाल दिया, ठीक है, C1 फोर्स आपने निकाल दिया, C2 फोर्स आपने निकाल दिया। यहां पे जो लीवर आर्म्स निकलेंगी, यहां पे जो लीवर आर्म्स निकलेंगी, आप देखिए लीवर आर्म्स आपकी यहां पे दो लीवर आर्म्स निकलेंगी, ठीक है। एक तो T फोर्स से आपकी लीवर आर्म स्टार्ट होगी, एक तो आपकी लीवर आर्म स्टार्ट होगी T फोर्स से, और वो लीवर आर्म आपकी कहां तक जाएगी, आपकी वो लीवर आर्म आपकी T फोर्स से स्टार्ट हो गए कहां तक जाएगी, C1 तक, ठीक है। ये होगी आपकी लीवर आर्म 1, और एक लीवर आर्म आपकी होगी T फोर्स से स्टार्ट होगी, ठीक है, एक लीवर आर्म आपकी T फोर्स से स्टार्ट होगी और आपकी C2 फोर्स तक जाएगी। तो यहां पे आपकी जो लीवर आर्म निकल के आएंगी, वो लीवर आर्म आपकी दो लीवर आर्म से निकल के आएंगी, ठीक है। एक तो ये पहली वाली होगी आपकी लीवर आर्म 1, लीवर आर्म 1, और दूसरी वाली होगी आपकी लीवर आर्म 2। यानी लीवर आर्म 1 कहां पे आपकी C1 फोर्स और T फोर्स के बीच की। लीवर आर्म होती क्या है, सिंपल सी बात है, लीवर आर्म वही तो होती है, C और T फोर्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द C फोर्स एंड द T फोर्स, ठीक है, कॉल्ड द लीवर आर्म। तो C1 फोर्स और T फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी लीवर आर्म 1, और जो C2 फोर्स और T फोर्स के बीच की डिस्टेंस है, ये कहलाएगी आपकी लीवर आर्म 2, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी, ये 2 है, ठीक है ना, ये कहलाएगी आपकी लीवर आर्म 2, ये कहलाएगी आपकी लीवर आर्म 2, ठीक है, दिस इज द लीवर आर्म 2। तो अगर मैं बोलूं लीवर आर्म 1 की वैल्यू आप मुझे बताइए, तो टोटल डिस्टेंस आपकी पता है, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, D, ये इफेक्टिव डेप्थ D है। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी इफेक्टिव डेप्थ आपकी D होगी, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ, देखिए आप D यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे स्पेस बचा के चलते हैं, तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो टेंशन साइड से लेकर टॉप कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस आपकी, सेंट्रोइड ऑफ द टेंशन साइड, टॉप कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस आपकी कितनी है, इफेक्टिव डेप्थ आपकी D है, ठीक है। इस D में से अगर मैं y1 घटाऊं, अगर इस D में से मैं ये y1 डिस्टेंस से घटा दूं, तो ये निकल जाएगी लीवर आर्म 1 की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ में से y1 की वैल्यू में घटा दूं, तो आपकी निकल जाएगी किसकी डिस्टेंस, ये सब्ट्रैक्ट करने में आपकी लीवर आर्म 1 की डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीवर आर्म 2 की, तो लीवर आर्म 2 निकालने के लिए आप देखिए इस इफेक्टिव डेप्थ में से, इस इफेक्टिव डेप्थ में से मेरे को y2 की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ये y2 मैंने ले रखी ना, जहां पे आपका C2 फोर्स एक्ट कर रहा है y2 डिस्टेंस पे, C2 फोर्स एक्ट कहां पे कर रहा है, मैंने माना है y2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो D माइनस y2 आपकी निकल के आ गई लीवर आर्म 2, ठीक है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ये आपकी निकल के आ गई y1 और y2 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ये है कि y1 और y2 की एक्चुअल में वैल्यू होगी कितनी, क्वेश्चन ये रह जाता है यहाँ पे कि y1 और y2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अगर y1 और y2 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो लीवर आर्म तो आप निकाल पाओगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लीवर आर्म कैलकुलेट करनी है, तो आपको y1 और y2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ध्यान से देखिए एक बार आप, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है आपका ट्रेपेजॉइडल, ये सेक्शन आपका ट्रेपेजॉइडल है, दिख रहा होगा आपको, जो जहां पे आपका फ्लैंज वाला पोर्शन है ओनली, जो ये फ्लैंज वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आपका ट्रेपेजॉइडल। तो जहां पे ट्रेपेजॉइडल का सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि अगर आपका ट्राइंगुलर सेक्शन था, तो ट्राइंगुलर सेक्शन का जहां पे सेंट्रॉइड था, वहीं पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा था C1। इस केस में क्या होगा, जहां पे आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का सेंट्रॉइड होगा, वहीं पे आपका C1 फोर्स आपका एक्ट करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूं जो ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का आपका सेंट्रॉइड कहां पे एक्ट करता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका a+2b अपॉन a+b इंटू d/3 होता है, ठीक है ना, इंटू h/3 कर लो आप, ठीक है, हाइट बाई 3, h/3, ये होता है आपका फॉर्मूला, जहां पे आपका ये y1 फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड आपका a+2b अपॉन a+b इंटू h/3 पे एक्ट कर रहा है, यानी y1 की वैल्यू इसके लिए आपकी कितनी है, a+2b अपॉन a+b इंटू h/3। अगर यहाँ पे वैल्यूज में रखूं, ठीक है, a और b की, a आपका है CA, b है आपका यहाँ पे, b कितना है, a आपका है यहाँ पे CA, b है आपका C1, ठीक है ना, ये जो पैरेलल डिस्टेंस है आपकी a और b है, a CA, b आपका C1, और h आपका यहाँ पे DF, ठीक है ना, h आपका कितना है यहाँ पे DF, रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो CA प्लस 2 इंटू C1 अपॉन CA प्लस C1, ठीक है, C1 इंटू DF डिवाइडेड बाई 3, ये निकल गई आपकी y1 की वैल्यू,
ये निकल गई आपकी y1 की वैल्यू, ठीक है, इजीली, बहुत इजी है, आपके y1 की वैल्यू निकल गई, क्योंकि आपका जहां पे ट्रेपेजॉइडल का सेंट्रॉइड होगा, आपका स्ट्रेस डायग्राम ट्रेपेजॉइडल बन रहा, तो ट्रेपेजॉइडल का जहां पे भी सेंट्रॉइड होगा वहीं पे आपका क्या एक्ट करेगा, C1 एक्ट कर रहा है, तो ट्रेपेजॉइडल का सेंट्रॉइड आपका a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी इंटू h/3, जो कि आपका ca प्लस 2c1 अपॉन ca प्लस c1 इंटू df/3 पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं y2 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं y2 की कि y2 कहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं अलग यहां पे पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे पेन में अलग यूज कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं y2 की, ठीक है ना, वैल्यू मैं निकालूं y2 की, तो y2 आप कैसे निकालोगे वो देखिए आप। y2 के लिए देखिए y2 कहां पे एक्ट करेगा ये निकालना है आपको, y2 की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि जहां पे आपका ये फ्लेंज पोर्शन खत्म हो रहा है, ठीक है ना, जहां पे आपका ये फ्लेंज पोर्शन एंड हो रहा है उसकी टॉप से डिस्टेंस आपकी DF है, यानी ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता है y2 के लिए, ये डिस्टेंस है आपकी DF, ठीक है। आपको निकालनी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये प्लस ये डिस्टेंस आप करोगे तो इजीली आपका पता चल जाएगा कि कहां पे आपका C2 फोर्स एक्ट कर रहा है या y2 की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है DF, और ये आप देखिए ये है आपका ट्राइंगुलर सेक्शन, यहां पे 0 है ना, यहां पे आपका क्या है C1 है, यहां पे 0 है, यहां पे C1 है, तो ट्राइंगुलर सेक्शन है ये, ठीक है ना, ये आपका ट्राइंगुलर सेक्शन है। इस ट्राइंगुलर सेक्शन की हाइट कितनी है, XA माइनस DF। इस ट्राइंगुलर सेक्शन ये इतना बन रहा ना, इस ट्राइंगुलर सेक्शन की हाइट है आपकी XA माइनस DF। और आपको पता है ट्राइंगुलर सेक्शन में जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्राइंगुलर सेक्शन में जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्ट करता है आपका बेस से कहां पे एक्ट करता है, h/3 पे करता है, नहीं करता है। तो अगर आपका ये बेस से h/3 पे, क्योंकि हमें यहां से निकालना ना, ये बेस ही है, टॉप से निकालना है, तो देखिए आप ये टॉप में बेस वाला सेक्शन ही है, ठीक है ना, तो ये आपका ये वाला पोर्शन बन रहा, ठीक है जी, हम वही पढ़ रहे हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहां से हमें निकालना है ये बेस वाला पोर्शन, देखिए ये टॉप में, तो यहां से आपका सेंट्रॉइड एक्ट करता है h/3 पे, ठीक है, ट्राइंगल के लिए। तो इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है, इसके ऊपर की पता है, तो इतनी डिस्टेंस आप निकालोगे तो h/3 यानी h कितना है यहाँ पे, XA माइनस DF/3, ठीक है ना, XA माइनस DF/3। तो y2 निकालने के लिए जो वैल्यू होगी आपकी, एक तो थिकनेस ऑफ द फ्लेंज DF प्लस XA माइनस DF डिवाइडेड बाई 3, यहां पे आपका एक्ट करेगा y2। सिंपल आपका मैथमेटिक्स है, कोई यहां पे दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है कि कैसे आपने निकाला इसको, ठीक है। ये निकल गई आपकी y2 की वैल्यू, सारी कैलकुलेशन आपने करके रख दी है, T फोर्स निकाल दिया, C1 फोर्स निकाल दिया, C2 फोर्स निकाल दिया, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है आपको, इसके बाद वही प्रोसीजर जो आपको करने थे अभी तक, मोमेंट ऑफ एरिया की हेल्प से आपको क्या निकालनी है, XA की वैल्यू निकालनी है, अब वही चीजें हमें दोबारा करनी है। एक बार आप इसको देख लो फटाफट, मैं दोबारा इसको एक बार फटाफट एक मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि हमने किया क्या, ठीक है। हम यहाँ पे सेकंड केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेकंड केस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पे एक्ट कर रही है, वेब पे एक्ट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हमने फ्लेंज पे एक्ट कर रही थी, वो हमने केस पढ़ लिया। अगर आपकी वेब में एक्ट कर रही है तो आप देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है ये आपका कॉम्प्रेशन में जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपकी पता है आपको कंक्रीट नेग्लेक्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टील आप लेते हो, तो स्टील में जो फोर्स आप लोगे वही आप यहाँ पे रखोगे, स्टील में फोर्स जो आप T फोर्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो फोर्सेस आपके हैं वो दो फोर्स निकलेंगे अब, C1 और C2, क्योंकि आपकी डायमेंशन अलग अलग है, BF DF XA माइनस DF BW, ये डायमेंशन आपकी अलग अलग है, इस वजह से आपका एक फोर्स आपका C1 यहाँ पे निकलेगा जो कि फ्लेंज में एक्ट करेगा, और दूसरा आपका फोर्स निकलेगा आपका कहां पे, वेब में आपका निकलेगा जो कि आपका C2 होगा, ठीक है। कहां पे एक्ट कर रहा क्या कर रहा है ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट किया, स्ट्रेस डायग्राम आपका सिमिलर वे में यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम या लीनियर स्ट्रेस डायग्राम आपका निकल के आएगा। लीनियर जब आपका स्ट्रेस डायग्राम निकल के आएगा यहाँ पे, तो लीनियर स्ट्रेस डायग्राम में आप देखिए बॉटम से स्टार्ट करते हैं, बॉटम पे जहां पे स्टील आपने रखी है वहां पे आपका एक ही फोर्स निकलेगा, टी फोर्स निकलेगा। टी फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कन्वर्टेड स्ट्रेस इंटू कन्वर्टेड एरिया आपको लेना है, तो TA अपॉन M इंटू MEST करोगे तो सिमिलर वे में जैसे पिछले वाले केस में निकाला, TA AST आपका यहाँ पे टी फोर्स निकल के आ गया, ठीक है, जहां पे आपकी स्टील प्रेजेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपको निकालने अब काम बचता है आपका C1 और C2 को निकालना, ठीक है। C1 आपका कहां पे, फ्लेंज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्लेंज पे एक्ट कर रहा है, कहां पे एक्ट कर रहा है अभी नहीं पता, y1 डिस्टेंस पे हमने लिया C1, हमने माना कि y1 डिस्टेंस पे C1 एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस C1 के लिए आपको पता है जो निकालोगे आप C1 निकालोगे, C1 फोर्स निकालोगे, वो निकालोगे आप एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया से, क्योंकि आपके स्ट्रेस यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। स्ट्रेस यहाँ पे मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेस आपके वेरी कर रहे हैं यहाँ पे थोड़े से, ठीक है ना। अगर स्ट्रेस आपके वेरी कर रहे हैं
तो आप एक स्ट्रेस ले नहीं सकते हो, इसलिए आपने यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस लिया। एवरेज स्ट्रेस आप लोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम सी ए आपने जो अप्लाई कर रखा है, और यहाँ पे जहाँ पे फ्लैंज पोर्शन एंड हो रहा है वहां पे हमने C1 स्ट्रेस एज्यूम कर रखा है। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया आपका रेक्टेंगल का आएगा, जो कि आपका फ्लैंज पोर्शन रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमने ले लिया C1। ठीक है, ये C1 फोर्स आपका एक्ट कर रहा है Y1 पे। आपको पता है ये वाला पोर्शन टॉप वाला जो बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बन रहा है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए जो सेंट्रॉइड होता है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड आपका कहां पे आता है, आपका a+2b अपॉन a+b इंटू h/3 पे आपका सेंट्रॉइड एक्ट करता है। किसके लिए, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। ठीक है, देन उसके बाद a और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो पैरेलल डिस्टेंसेस हैं वो आपकी a और b की वैल्यू है। तो पैरेलल डिस्टेंस कितनी है आपकी, ca पैरेलल है किसके, C1 के। तो ये पैरेलल डिस्टेंस आपकी होगी a और b की वैल्यू। ठीक है, और h है आपकी हाइट, जो कि आपकी df है। आपने a और b की जगह ये वैल्यू रखी, तो आपका ये y1 का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, आप y1 निकाल सकते हो, यानी आपको पता है कि जो C1 फोर्स आपका फ्लैंज में एक्ट कर रहा है वो कहां पे एक्ट कर रहा है, ये आपको पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी हेल्प से। देन उसके बाद देखिए, जो वेब वाले पोर्शन में C2 फोर्स एक्ट कर रहा है, जो वेब वाले पोर्शन में C2 फोर्स एक्ट कर रहा है, वो C2 फोर्स आप निकालोगे सिमिलर वे में। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगाया आपने, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, बस एरिया चेंज हो जाएगा और स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रेस आप देखिए मैक्सिमम कितना है यहाँ पे सेकंड वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपका मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका C1 है, मिनिमम 0 है। C1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा जो ये वाला एरिया वेब वाला एरिया है, ठीक है ना, XA माइनस DF इंटू BW आपका एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया। ठीक है, और ये C2 फोर्स आपका एक्ट कर रहा है Y2 पे। ठीक है, ये C2 फोर्स आपका एक्ट कर रहा है Y2 पे। आपको Y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको इतना तो पता है, जहां पे फ्लैंज पोर्शन एंड कर रहा है वहां की वैल्यू आपकी DF आपकी डेप्थ है। टॉप से लेकर जहां पे फ्लैंज पोर्शन एंड कर रहा है उसकी वैल्यू आपकी DF है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही डिस्टेंस आपको निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता चल गई तो आपको Y2 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये डिस्टेंस आपकी निकलेगी किससे, क्योंकि आपका ये सेकंड पोर्शन आपका ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन का जो बेस से आपका सेंट्रोइड एक्ट करता है वो करता है h/3 पे। यानी टॉप से आपका सेंट्रोइड कहां पे एक्ट करेगा, h/3 पे। h कितनी है, x माइनस DF, ठीक है ना, बाई 3 पे। ठीक है, तो Y2 की वैल्यू निकलेगी आपकी DF प्लस XA माइनस DF डिवाइडेड बाई 3 पे। ठीक है, ये निकलेगी आपकी किसकी वैल्यू, Y2 की वैल्यू। आपको Y1 की वैल्यू पता चल गई, Y2 की वैल्यू, C1 C2 T फोर्स की वैल्यू पता चल गई। तो सारी वैल्यूज आपके हाथ में है, और आप इसके बाद आपको निकालनी है मोमेंट ऑफ एरिया की हेल्प से XA, और उसके बाद आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये आपने निकाल दिए सारे फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको करना है सिमिलर वे में, जो फर्स्ट चीज आपको निकालनी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, जो पहली चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, जो पहली चीज आपको कैलकुलेट करनी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सिमिलर, अब तो सिंपल हो गया काम, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालनी है यहाँ पे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपको वही पता है, सिमिलर वे में मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन साइड इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड आपको इक्वेट करने हैं। और जब आपने इसको इक्वेट कर दिया तो आपकी ये निकल जाएंगी। मोमेंट ऑफ एरिया मैं फॉर्मुला नहीं लिखूंगा, मैंने पहले लिख दिया था। मोमेंट ऑफ एरिया आपका निकलता है एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है ना, एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान रखना फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, तो जो भी आप कंसिडर करोगे फ्लैंज वेब, उसके सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो अब आप देखिए, जब आप इसको करोगे, मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करोगे, तो टेंशन और कंप्रेशन साइड में एक बार डायग्राम में फिर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए अगर फ्लैंज पोर्शन की बात करूं, ठीक है, फ्लैंज पोर्शन की बात करूं तो फ्लैंज पोर्शन का सेंट्रोइड कहां पे एक्ट करेगा, फ्लैंज पोर्शन का सेंट्रोइड कहां पे एक्ट करेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन है, फ्लैंज आपका रेक्टेंगुलर है, तो इसका सेंट्रोइड आपका एक्ट करेगा कहां पे, DF/2 पे। ठीक है ना, हाइट बाई 2 पे एक्ट करेगा ना, सिमिलर वे में जैसे हमने आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किससे बनाऊं मैं इसको, इससे बना रहा हूं। ठीक है, तो ये एक्ट करेगा आपका DF/2 पे। ठीक है, इसके सेंट्रोइड आपका एक्ट करेगा DF/2 पे, और हमको डिस्टेंस चाहिए, मोमेंट ऑफ एरिया आपकी डिस्टेंस आपकी यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस आपको चाहिए न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन के बीच की डिस्टेंस चाहिए। सेंट्रोइड कहां पे एक्ट कर रहा है आपका, DF/2 पे। ये सेंट्रोइड आपका एक्ट कर रहा है DF/2 पे। ठीक है, ये आपका है DF/2 पे। DF/2 पे ये
इक्वल डिस्टेंस होगी टॉप से और बॉटम से, और आपको लेनी है सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो आपकी सेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो वहां से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की, ठीक है ना। तो df/2 पे आपका ये एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस आपकी df/2 है, और आपको ये टोटल डिस्टेंस चाहिए न्यूट्रल एक्सिस से। ये अगर टोटल डिस्टेंस आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी xa, देखिए टॉप से लेकर यहां तक न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है xa माइनस df/2, ये दोनों बराबर होंगे ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन है df/2 तो ऊपर वाला df/2 अगर आप घटाओगे तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी xa माइनस df/2, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई xa माइनस df/2, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई xa माइनस df/2, बिकॉज ये df/2 इक्वल होगा टॉप से और बॉटम से, ठीक है ना, df/2 तो टॉप वाला df/2 आपने घटा दिया तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई xa माइनस df/2, ठीक है ना, xa माइनस df/2, ठीक है। तो हो सके मैं अंदर वाले को इसको मैं इरेज भी कर दूंगा, चलेगा, ठीक है, इरेज भी कर दूंगा अगर मैं, चलेगा अंदर वाले को, लेकिन नहीं करता हूं, ठीक है। df/2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक सेकंड वेट करिए। इरेज कर दो सर। हाँ, इरेज कर दो। किसको इरेज करना है? सर वो अंदर वाला पोर्शन जो आपने शेड करा हुआ कंक्रीट का ना। अच्छा, पूरा शेडेड पोर्शन ही इरेज कर दूं? हाँ सर, पता तो है ही कि कंक्रीट लेना है, वो तो पहले ही क्लियर है ना। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको। ये तो पूरा ही दशा खराब होगी इसकी, दिख रहा ना आपको? ठीक है, मैं पूरा ही कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बस ये वाला पोर्शन में दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो कंक्रीट है, पता है आपको, ये रेज नहीं कर रहा हूं मैं, पता है आपको कंक्रीट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का टॉप से सेंट्रॉइड एक्ट करेगा आपका df/2 पे, df/2 पे आपका ये सेंट्रॉइड एक्ट करेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन का df/2 पे आपका टॉप से सेंट्रॉइड एक्ट करेगा df/2 पे, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ एरिया पे डिस्टेंस कहां से चाहिए? सेंट्रॉइड से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, यानी सेंट्रॉइड से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, यानी ये सेंट्रॉइड आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहां से लेकर आपको डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको मोमेंट ऑफ एरिया में, ठीक है ना, यानी एरिया इंटू सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड आपका इसके सेंट्रॉइड से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आप xa ये है, df/2 कर दूं अगर मैं, xa है ये, और ये मैं कर दूं df/2, तो अगर आप मैं कर दूं xa माइनस df/2 तो ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, और यही डिस्टेंस आपको वहां पे चाहिए, ठीक है, जो हमें निकालनी है, ठीक है। और जो सेकंड वाली है, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया फ्लेंज वाले पोर्शन से हो गया आपका, कॉम्प्रेशन में अब मोमेंट ऑफ एरिया आपका दो जगह से लोगे ना, एक तो फ्लेंज वाले पोर्शन से लोगे, एक आप लोगे वेब वाले पोर्शन से, ठीक है ना, वेब वाले पोर्शन से लोगे, और टेंशन साइड से तो एक ही है यहाँ पे सिमिलर वे में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड पोर्शन है आपका, इसको भी मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है, इस वाले को भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो पोर्शन है आपका, इस सेकंड वाले पोर्शन में जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपको लेनी है न्यूट्रल एक्सिस से लेकर ओनली वेब पोर्शन की, ठीक है ना, ध्यान रखना ओनली वेब के सेंट्रोइड से, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी आपकी, ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी बताइए एक बार, कितनी निकल के आएगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी, आपकी रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपका सिमिलर वे में जैसे ऊपर था, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो ये निकल के आएगी आपका xa माइनस df डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, सिमिलर वे में यहाँ पे डेप्थ बाई 2 कर दोगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है ये भी, ठीक है। तो xa माइनस df डिवाइडेड बाई 2 आपका ये निकल के आ जाएगा सेक्शन, ठीक है ना, xa माइनस df बाई 2 आपका निकल के आ जाएगा सेक्शन, ठीक है, xa माइनस df, ठीक है, xa माइनस df बाई 2, ठीक है। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपको पता चल गई, एरिया सब रेक्टेंगुलर है, टॉप कॉम्प्रेशन में सारे एरिया रेक्टेंगुलर है, और टेंशन में आपका एरिया आपको पता ही है m टाइम्स ऑफ ast आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मोमेंट ऑफ एरिया में निकालूं तो कॉम्प्रेशन और टेंशन को इक्वेट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए एरिया कितना है b सफिक्स f इंटू डी एफ, ये हो गया एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितनी है xa माइनस df बाई 2, ठीक है, प्लस वेब वाले पोर्शन के लिए क्या होगा आपका एरिया इंटू एरिया कितना होगा आपका xa माइनस df इंटू bw, रेक्टेंगुलर है तो एरिया आपका क्या होगा डेप्थ इंटू विड्थ, ठीक है, xa माइनस df इंटू bw आपका एरिया हो गया, इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस,
तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस आपकी सिर्फ वही पोर्शन कंसीडर करना है, तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस आपकी XA माइनस DF/2 हो जाएगी, सिंपल रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका हाफ हो जाएगा डिस्टेंस, जो भी ये डिस्टेंस है इसका हाफ हो जाएगा सेंट्रोइड से, ठीक है ना, सिंपल। ये हो गया। इसको इक्वेट करना है आपको टेंशन साइड में, तो टेंशन साइड में जब आप इसको इक्वेट करोगे तो टेंशन साइड में इक्वेट क्या करोगे, m टाइम्स AST आपका एरिया है इनटू ये डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द सेंट्रोइडल, आपको ये डिस्टेंस आपको लेनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको लेनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी बताइए, ये डिस्टेंस आपकी है यहाँ पे d माइनस एक्स ए, जो पहले आप लेके चले थे, d टोटल माइनस एक्स ए करोगे तो ये वाली डिस्टेंस इतनी यहाँ पे ये है, ठीक है। तो d माइनस एक्स ए आपकी ये डिस्टेंस है। तो सारी सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपको पता है, अब सारे एरिया आपको पता है, बस आपको इक्वेट करना है और रखना है वहां पे, ठीक है। तो रखिए इसको एक बार, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। एरिया आपका फ्लैंज वाले पोर्शन का कितना होगा, बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ, बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ, ठीक है, बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ, ये हो गया आपका एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई थी, एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस मैंने निकाल के रखी हुई है वहां पे, देखिए आप, ठीक है। एक्स ए माइनस डी एफ बाई 2 प्लस जो वेब वाला पोर्शन है उसमें भी आपका एरिया इंटू सेंट्रोइड होगा, तो एरिया आपका कितना है वहां पे, विड्थ ऑफ वेब इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, विड्थ ऑफ वेब इंटू एक्स ए माइनस डी एफ इंटू सेंट्रोइडल जो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे निकल के आएगी, सेंट्रोइडल डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी निकल के आ गई सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इसको इक्वेट करना है आपने, ये कॉम्प्रेशन साइड की होगी टोटल, इसको आपको इक्वेट करना है टेंशन साइड के लिए। तो टेंशन साइड के लिए एरिया आपका कन्वर्टेड आपको एरिया लेना है, MAST इंटू डी माइनस एक्स ए, ये आपकी होगी क्या होगी, ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सिमिलर वे आपका यहाँ पे निकल के आ गई आपकी क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको अगेन आपको वही करना है, ठीक है, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। अब मैं लिख देता हूँ ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयर, लेकिन पूरा नहीं लिखूंगा अभी मैं, ठीक है। कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी, एक्स ए और एक्स सी को आपको कंपेयर करना है। एक्स ए और एक्स सी जैसे कंपेयर करोगे आप, उसके बाद आपको सेक्शन पता चल जाएगा कैसे आपको क्या निकालना है, ठीक है। और देन थर्ड स्टेप में आपको कंपेयर, सेक्शन को कंपेयर करने के बाद आपको निकालने हैं स्ट्रेसेस, ठीक है ना, आपको यहाँ पे निकालने हैं स्ट्रेसेस, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेसेस आपको निकालने हैं, एक तो स्ट्रेस आपको निकालना है सी ए और एक निकालना है आपको सी 1, ठीक है ना। स्ट्रेसेस आपको कौन से निकालने हैं इसके बाद, एक तो सी ए निकालना है, एक निकालना है आपको सी 1, तभी आपका मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, नहीं तो आप निकाल ही कैसे पाओगे, ठीक है ना। तो सी ए और सी 1 निकालने के लिए आपको सिमिलर वे में यहाँ पे आपका वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले अप्लाई कर रखा था, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगा दो और उससे आपका स्ट्रेसेस आपके इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ पे 3 ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, एक तो आपका बड़ा सी ए वाला बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, एक आपका बन रहा है सी 1 वाला ट्राइंगल, देखिए दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। और एक ट्राइंगल आपका न्यूट्रल एक्सिस से बिलो बन रहा है, जो कि आपका टी ए अपॉन एम वाला ट्राइंगल बन रहा है। इसमें जो भी साइड्स हैं आपकी, सारी साइड्स को इक्वेट करिए, जो डब्ल्यू में आपने कर रखा था वही सिंगली में जो आपने किया था वही हिसाब यहाँ पे लगाना है, सारी साइड को इक्वेट करिए, आपकी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन के आ जाएगा, उससे रिलेशन से आपके सी ए और सी 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए इसको, देखिए आप कैसे करोगे इक्वेट आप, एक तो आपका होगा सी ए अपॉन एक्स ए, ठीक है, सी ए जो टॉप वाला है अपॉन एक्स ए डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम, टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए, ये तो आपका यूनिवर्सल है, हर जगह आपका आना ही आना है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए। और एक इक्वेट यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल इक्वेट होगा, ठीक है ना, एक कौन सा इक्वेट होगा आपका, ये वाला ट्राइंगल C1 अपॉन एक्स ए माइनस डी एफ, C1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपकी एक्स ए माइनस डी एफ है, तो ये इक्वेट होगा यहाँ पे अलग से, ठीक है ना, इक्वल टू आपका क्या होगा C1 अपॉन एक्स ए माइनस डी एफ। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सी ए की वैल्यू निकाल सकते हो इजिली, सी ए किसी को भी इक्वेट करो आप आपस में, ठीक है, जो भी पॉसिबल कंडीशंस होंगी उसको इक्वेट करके आप निकाल लोगे सी ए की वैल्यू, टी ए अपॉन एम। जब आप सेक्शन कंपेयर करोगे, सेक्शन जब आप कंपेयर करोगे तो आप सेक्शन कंपेयर करने के बाद आपको पता है अंडर रेनफोर्स या ओवर रेनफोर्स आने में आपको आइदर सी ए और टी ए किसी की वैल्यू आपको पता होगी वहां पे उस केस में, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप वहां पे इक्वेट करके सी ए निकाल सकते हो, सी ए या टी ए निकाल सकते हो वहां पे, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
आपने सी ए निकाल दिया, सी ए निकालने के बाद ठीक है इंटू एक्स ए भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए इंटू एक्स ए भी होगा ये, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे C1, दूसरे स्टेज आपको निकालना है C1, और C1 आपका निकल के आएगा आपका एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है, एक्स फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर करो, एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है, अपॉन एक्स ए माइनस डी एफ अपॉन एक्स ए इंटू सी ए। ये आपका निकल के आ गया C1 और ये आपका निकल के आ गया C1 और C2 की वैल्यू। यानी पहले आपने क्या करा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद आपने क्या करा, कंपेयर किया सेक्शन को, एक्स ए और एक्स सी को, एक्स सी निकालना आपको पता है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, तो आपको आइदर टी ए की वैल्यू पता चल जाएगी या सी ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे ही आपको पता चलेगी तो उससे आप उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिलेशन जो ड्रॉ करना है। एक तो रिलेशन आपका सिमिलर है, सी ए अपॉन एक्स ए इक्वल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए, ये जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक वही रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। बस एक ट्रायंगल यहाँ पे फालतू बन रहा, तो उस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे उसको भी इक्वेट कर दिया, C1 अपॉन एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है, साइड से उसकी भी हमने इक्वेट कर दी। क्योंकि आपका स्ट्रेस डायग्राम लीनियर है तो सारे ट्रायंगल आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। जब आपने इसको इक्वेट किया तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस सी ए और सी डैश की C1 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है, अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैं फॉर्मुला लिखूंगा तो आपको दिखेगा वहां पे C1 और CA दो अननोन होंगे स्ट्रेसेस, उन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है, तभी आप उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने सी ए अपॉन एक्स ए और इसको इक्वेट किया तो यहां से आपकी सी ए की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद आपने सी ए अपॉन एक्स ए और C1 अपॉन एक्स ए माइनस डी एफ को इक्वेट किया तो यहाँ पे आपकी C1 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो C1 की और सी ए की वैल्यू निकल के आ गई। देन फोर्थ स्टेप में आपको करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ स्टेप में हम लोग करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले एक टेबल बना लेते हैं कि हमने अभी तक कैलकुलेट क्या क्या किया, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं कि थोड़ा सा मतलब कंजस्टेड जैसा हो गया है, तो यहाँ पे एक टेबल से हम बना लेते हैं जिससे कि हमें एकदम आइडिया हो जाए कि हमने कैलकुलेट अभी तक क्या क्या किया, ठीक है। तो पहला तो देखिए आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहाँ पे एरिया निकाला, ठीक है। एक चीज हमने निकाली थी वहां पे एरिया, ठीक है। एरिया के साथ हमने अगली चीज जो निकाली हमने यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किए, एवरेज स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। ये कॉम्प्रेशन साइड के लिए कर रहा हूं मैं, कॉम्प्रेशन साइड के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। कॉम्प्रेशन टेंशन साइड के लिए तो सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अगला आप निकालोगे लीवर आर्म, लीवर आर्म, और टेंशन साइड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है जिसने क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिना टेंशन साइड के भी निकाल लेते इजीली, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था, रिलेशन थे, 3 रिलेशन आ गए थे, तो आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे उनको, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, बिना टेंशन साइड के आप इजीली आप क्या कर लोगे, कॉम्प्रेशन के सारे फॉर्मूले यूज करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। तो एरिया आपका जो फ्लेंज वाला पोर्शन है उसके लिए एरिया आपका था बी एफ इंटू डी एफ, ये आपका एरिया था फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। बी सफिक्स एफ इंटू डी एफ आपका एरिया था, ठीक है। अगर वेब वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो उसके लिए एरिया था आपका एक्स ए माइनस डी एफ, ये आपका एरिया निकल के आया था, हमने निकाल रखा है। विड्थ ऑफ वेब इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, दोनों रेक्टेंगुलर सेक्शन थे तो लेंथ इंटू विड्थ से हमने एरिया निकाल लिया था हमने फ्लेंज और वेब का, ठीक है। एवरेज स्ट्रेस जो फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए निकल के आया था वो निकल के आया था सी ए प्लस C1 डिवाइडेड बाई 2, और जो वेब वाले पोर्शन के लिए निकल के आया था ये निकल के आया था C1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज स्ट्रेस निकल के आया था। अगर मैं बात करूं लिवर आर्म की, तो लिवर आर्म आपका फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए D माइनस Y1 था ना, D माइनस Y1 था, तो Y1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, Y1 की वैल्यू निकल के आई थी CA प्लस 2C1 अपॉन CA प्लस C1 इंटू DF डिवाइडेड बाई 3, ये निकल के आई थी आपकी लीवर आर्म की वैल्यू कहां से, किसके लिए, फ्लेंज वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेब वाले पोर्शन के लिए D माइनस Y2 थी ये वैल्यू, ठीक है, D माइनस Y2 थी, तो Y2 की वैल्यू निकल के आई थी DF, ये भी आपकी माइनस में जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन कर रखा है मैंने, यहाँ पे रख लेना सिंपल, DF माइनस XA माइनस DF डिवाइडेड बाई कितना था, 3 था ना, 3 था ये, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके रखी थी पहले, और मैंने इनको यहाँ पे अरेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हमने कैलकुलेट क्या क्या किया था अभी यहाँ पे, ठीक है ना। एवरेज स्ट्रेस आपने, एरिया हमने कैलकुलेट, लीवर आर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
तो सिंपल वे में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो फोर्सेस आपके कॉम्प्रेशन साइड में है तो दो फोर्सेस के बेस पे ही निकलेगा। फोर्स आपका कैसे निकलेगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया से, ठीक है। एवरेज सर वाई स्ट्रेस टू में एरिया से आपका सर निकलेगा क्या, निकलेगा फोर्स, ठीक है। तो सर जो वाई फ्लैंज टू में वाला पोर्शन है DF उसके लिए फोर्स कितना था आपका, एरिया इंटू बी एफ इंटू डी एफ, बी एफ इंटू डी सफिक्स एफ, ठीक है, बी एफ इंटू डी सफिक्स एफ इंटू इंटू क्या होगा, सी ए प्लस सी वन डिवाइडेड बाई टू, ये निकल गया फोर्स, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस फोर्स इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म आपकी कितनी निकल के आई थी यहाँ पे, लीवर आर्म हमने रखी है डी माइनस प्लस टू सी वन अपॉन सी ए प्लस सी वन, ठीक है, इंटू डी एफ डिवाइडेड बाई थ्री, ये निकल के आ गया आपका एक C1 फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया। लेकिन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो C1 फोर्स की वजह से हो गया, दूसरा आप निकालोगे C2 फोर्स की वजह से, ठीक है। तो C2 फोर्स कितना आपका, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, वो हमने पीछे निकाल लगा, देख लेना, ठीक है। एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया आपका यहाँ पे कितना है, विड्थ ऑफ वेब इंटू एक्स ए माइनस डी एफ इंटू आपका स्ट्रेस आपका है C1 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, C1 डिवाइडेड बाई टू इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यानी सिंपल वे में क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले, फिर प्लस करो, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सिंपल वे में डी माइनस डी एफ माइनस एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई थ्री। हेलो यस, सर वहां पे Y2 में DF माइनस था कि प्लस था? ये कैलकुलेट हो गया, आ गया ना, अंदर जाके माइनस हो जाएगा, देखो ये कहाँ गया, ये है ना, ये दोनों प्लस में है ना Y2, डी माइनस Y2 है ना, डी माइनस Y2, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये DF भी माइनस हो जाएगा और ये अंदर वाला पोर्शन भी माइनस हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। तो ठीक है माइनस सर। Y2 है तो माइनस Y2 जब आप रखोगे तो ये अंदर वाला पोर्शन भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सर रख जो देता हूँ Y2 की वैल्यू आ रही है ना, जी। जो Y2 की वैल्यू आ रही है, मैंने कहा DF प्लस है ना वो? यहाँ पे देखिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पे Y2 की वैल्यू इतनी आ गई ना, अगर जी। लीवर आर्म 2 में यहाँ पे निकाल दूं तो होगा क्या, ये D माइनस Y2 ना, D माइनस Y2 ना, जी माइनस Y2 यानी ये DF भी माइनस में चले जाएगा और जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला भी माइनस में चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जी सर। ये आपका चले गया माइनस में, तो प्लस कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे चिन्ह माइनस है ऊपर देखिए आप, ठीक है ना, ओके तो सर। यही किया। देन उसके बाद आपका देखिए ये आपका निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपका निकल के आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ये मैंने सही लिखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, वी एफ डी एफ सी ए प्लस सी वन बाई टू डी माइनस सी ए प्लस टू सी वन अपॉन सी ए प्लस सी वन इंटू डी एफ बाई थ्री प्लस बी डब्ल्यू एक्स ए माइनस डी एफ सी ए सी वन बाई टू इंटू डी माइनस डी एफ माइनस एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई थ्री। तो यस, ये फॉर्मूला आपका मैंने सही लिख रखा है, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, कहाँ से आपका, जो आपका अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई करेगी, अगर वेब में न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई करती है तो, ठीक है। तो दोनों केस हमने पढ़ लिए आज एनालिसिस में, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से सिंपल टी ए एस टी डी माइनस एक्स जो आपने डब्ल्यू रेनफोर्स में पढ़ा था वैसे कर सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं लिखा ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, खाली कंफ्यूजन। कॉम्प्रेशन साइड से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, तो कॉम्प्रेशन साइड का मैंने ये पूरा डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है, और कॉम्प्रेशन के बेस पे ही आप निकाल सकते हो सारे स्ट्रेसेस, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे पूरा ये कॉम्प्रेशन साइड के बेस पे, ठीक है। तो एनालिसिस हमने यहाँ पे पढ़ ली पूरी है, ये हो गया एनालिसिस, केस वन हमने पढ़ा था यहाँ पे ये, ठीक है। इस केस वन के बाद हमने यहाँ पे केस टू पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा केस टू, सारे स्ट्रेसेस, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ठीक है, कि सर ये कैसे निकाला, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे निकाला, मैं दोबारा बता दूंगा। ये वाला डायग्राम सबको क्लियर है, जो जो चीजें मैंने निकाली सब क्लियर है सबको? अगर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हो, मैं एक बार फिर इसको
एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि थोड़ी चीजें यहाँ पे मैथमेटिक्स ही लग रही है लगने को तो, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो आप पूछ सकते हो। घर बैठ के होशियार हो गए यार तुम लोग, काफी इंटेलिजेंट हो गए, सबको समझ में आ गया। सही है। उठे हो ना भाई, सोए सोए तो नहीं हो? पता चला बिस्तर में सो रखे हैं, फोन रख रखा हुआ है बगल में। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ठीक है, ये आपका निकल गया, एनालिसिस आपकी हो गई। ठीक है, सिंपल आपकी मैथमेटिक्स है, रिवाइज आप करना। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। होप वीडियो एक बार आप फिर देख लेना। ठीक है, ये आपका इजीली सारी एनालिसिस हमने कर ली, पूरी की पूरी सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। बस वही चीजें निकालनी है यार, मोमेंट ऑफ एरिया, वही जो 20 बार हम निकालते हुए आ रहे थे, वही हमने यहाँ पे भी निकाला। जिससे पहले की चीजें पढ़ लगी थी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिसके नहीं भी थे उसके भी हो गए होंगे शायद। अगर जिसके नहीं भी थे क्लियर, या हो गए होंगे, जिसके क्लियर थे कॉन्सेप्ट, उसको तो जरूरत पड़ी नहीं होगी ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स समझनी थी उसने, उसके अलावा कुछ समझना ही नहीं था। सारी चीजें ईजी है, बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फॉर्मूला एकदम लंबा बन के आ गया, तो बस ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्सेप्चुअली याद रखना फॉर्मूले को, रट के जाओगे तो भूल जाओगे। तो जो जो जैसे मैंने ये टेबल बना रखी है, ये टेबल बना रखी है, तो ये टेबल याद रख लेना। ठीक है, इस टेबल का याद रख लेना कि एरिया ऑफ लेंज का कितना निकल के आया, वेब का एरिया कितना निकल के आया, एवरेज स्ट्रेसेस कितने निकल के आए, ठीक है, और लीवर आर्म आपकी कैसे निकल के आई, ये आप याद रख लेना। तो आप इसको रिलेट करके फॉर्मूला वहां पे आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, अब ये है कि आप ये फॉर्मूला रटने बैठ जाओगे पूरा का पूरा, तो ये फॉर्मूला आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि गलतियां होंगी होंगी उसके बाद एग्जाम में, वहां पे प्रेशर होता है एग्जाम का। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर अलग से होगा और गलतियां आप करके आओगे डन। तो इस वजह से आप देखिए कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीजें याद रखनी है कि ये चीजें कैसे निकल के आई हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी पूछ भी दिया तो ये स्ट्रेस रिलेट करवा देगा आपसे। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल में इससे क्वेश्चन आए भी हैं टी बीम से, और डब्ल्यूएसएन से पूछता है तो वो मैक्सिमम आपका न्यूट्रल एक्सिस जब आपकी फ्लेंज सॉरी वेब में होती है तभी क्वेश्चन पूछता है, कि वो बोलता है कि अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रही है तो उस केस में आप हमें निकाल के दिखाइए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे आ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपकी डब्ल्यूएसएन मैंने निपटा दी है, कंप्लीट हो गया है, इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एनीवन इन द क्लास? ये आपकी होगी टी बीम कंप्लीट, साथ में डब्ल्यूएसएन भी निपट गया। बस आप आज शाम को टेस्ट दे देना, कल उस टेस्ट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ में एलएसएम हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर आप इसके बाद करना है तो क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सारी चीजें जो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा अभी, ठीक है, तो मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक बार सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला पेज ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद अगला पेज आपका दूसरा है। ठीक है, ये पेज, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थर्ड पेज ये है, इसका भी ले लीजिए। उसके बाद अगला पेज वाला आया, ठीक है, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। समझ में नहीं आ गया तो कल आप क्लास में पूछ लेना। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पे कोई प्रॉब्लम, तो मेरे पास ये पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लूंगा। तो अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही होगी तो बता देना। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, कैसे निकली क्या चीजें। उसके बाद अगला देखिए ये, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसका भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट सारे ले लेना। उसके बाद आप नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ में नोट्स शायद आपके नहीं बन रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, ये तो हो गया आपका टी बीम कंप्लीट। करिए महारथियों क्वेश्चन अब तुम्हारा टैलेंट हम चेक करेंगे। करिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख दूं क्या क्वेश्चन या डिक्टेट करा दूं? डिक्टेट करा दो सर। लिखो फिर क्वेश्चन यार, गुड, ये बढ़िया है, लिखो फिर क्वेश्चन लिखिए। लिख दो सर, बाद में काम आएगा फिर हमारे। अलग हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम, फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम इसमें हाथ भी लग गया ना गलती से तो आप लिख ही नहीं पाओगे। फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम, बैक हो जा भाई। फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम, कॉन्टिन्यूस टी बीम, ठीक है ना, टी बीम करना है इसको, बीम नहीं करना। बीम तो कितनी होती है, आपने पढ़ दिया बहुत बीम। फॉर कॉन्टिन्यूस टी बीम as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, have effective span, have been effective span इफेक्टिव स्पैन, यानी एल की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, ठीक है। जो एल कल लिखाया था मैंने, एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एल नॉट नहीं दिया, एल की वैल्यू दे रखी है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, calculate moment of resistance of the section, of the section, calculate moment of resistance of the section using M35 concrete, using M35 concrete and Fe 500 steel, and Fe 500 steel, M35 concrete and Fe 500 steel, use WSM, use WSM, WSM आपको यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। और एक टीबी मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये आपकी कोई टी बीम है, ठीक है। पता नहीं टी बीम के नाम पे बन क्या रहा है, लेकिन बी इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे 1800, ठीक है ना। टोटल विड्थ दी हुई है, ध्यान रखना। बी एफ आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ये हो गया आपकी बी की वैल्यू, ठीक है। डी एफ आपको दे रखा है यहाँ पे 140 mm में, सारी वैल्यू से, ठीक है। और स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कितनी रेनफोर्समेंट डाली इन्होंने, रेनफोर्समेंट ले रखी है 8 रेनफोर्समेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 8 रेनफोर्समेंट, 8 नंबर ऑफ 28 mm डाया, 8 रेनफोर्समेंट है 28 mm डाया की, ठीक है। और BW की वैल्यू, BW की वैल्यू, जो BW है आपका विड्थ ऑफ वेब है, उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। BW की वैल्यू गिवन है 400 mm, 400 mm, ये आपकी BW की वैल्यू गिवन है 400 mm, ठीक है। और इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन है टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको 900 mm, स्मॉल डी, हाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल डी आपको 900 mm गिवन है यहाँ पे। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको बताइए। और इस सेंट्रोइड से नीचे, यानी टोटल डेप्थ आपकी है 1000 mm, तो सेंट्रोइड से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस है 100 mm बॉटम तक की, ठीक है। तो टोटल डेप्थ आपकी 1000 mm दे रखी है यहाँ पे, टोटल डेप्थ 1000 mm दे रखी है।
इफेक्टिव डेप्थ आपको दे रखी है कितनी, 900 mm, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। आपको इस बीम को एनालाइज करना है, ठीक है। इस बीम को आपको एनालाइज करना है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। बीडब्ल्यू ये 400 है, ठीक है ना, ये 400 है, 900 मत करना, 400 है बीडब्ल्यू। तो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस टी बीम एज शोन इन द फिगर have been effective span of 12 meter, calculate the moment of resistance of the section using the M35 concrete and Fe500 steel, use WSM। ये आपको दे रखा है और आपको निकालनी है चीजें, ठीक है। 2 मिनट ट्राई करो फटाफट एक बार, कैलकुलेटर हाथ में होंगे ही तुम्हारे, जिसके पास नहीं है आप घर में अब तो जाके निकाल के अंदर से लेके आ सकते हो कैलकुलेटर, करिए कोशिश। इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जो कॉन्टिन्यूअस टी बीम दे रखा है आपको, ओनली कॉन्टिन्यूअस टी बीम दे रखा है, ध्यान ध्यान से देखना आप। इसका मतलब ये है कि जो आइसोलेटेड टी बीम है उसकी बात कर रही है। अगर स्लैब की बात करेगा तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, ओनली टी बीम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा स्लैब, मतलब वहां पे मेंशन होगा आपको। अगर स्लैब वाले टाइप की बात कर रहा है तो स्लैब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ पे ओनली कॉन्टिन्यूअस टी बीम बोल रखा है, उसने आपको बताया नहीं है कि आइसोलेटेड टी बीम की बात कर रहा है या स्लैब प्लस बीम टाइप की बात कर रहा है। तो अगर कोई बात नहीं कर रहा तो आप आइसोलेटेड लेके चलोगे, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन में हमें फालतू में फंसना नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई आप क्या क्या बीम प्लस स्लैब टाइप लो, देन ही आप कंसीडर करोगे बीम प्लस स्लैब टाइप, ठीक है। अदरवाइज आपको आइसोलेटेड टी बीम ही लेके चलनी है, तो यहाँ पे आप आइसोलेटेड टी बीम के लिए काम करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस टी बीम। कॉन्टिन्यूअस टी बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन, यानी ये एल की वैल्यू आपको गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। तो एल नॉट जब आप निकालोगे, क्योंकि आपको बी एफ की जरूरत पड़ेगी ना, बी सफिक्स एफ की जरूरत आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। ये टोटल विड्थ आपको गिवन है। जब आप निकालोगे यहां पे बी, जब आप यहां पे निकालोगे एल नॉट, एल नॉट जब आप निकालोगे यहां पे, तो एल नॉट क्या था आपका, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए एल नॉट की वैल्यू कल मैंने करवाई थी, कितनी थी, 0.7 ऑफ एल। इफेक्टिव स्पैन एल आपको गिवन है, जितना भी गिवन होगा, ठीक है, उसके बेस पे आप एल नॉट निकाल लेना, बाकी सारी वैल्यूज यहां पे गिवन है, ठीक है। ये स्मॉल कैपिटल बी लिखा हुआ है मैंने, लेकिन वहां पे फॉर्मूले में मैंने वहां पे आपको स्मॉल बी करा रखा, तो उसको मैं स्मॉल बी कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ये तो बोलोगे सर कैपिटल बी स्मॉल बी क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको स्मॉल बी ले लो, ये स्मॉल बी, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में मैंने स्मॉल बी लिखा रखा है, तो ये आप स्मॉल बी ले लो, विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो पहला स्टेप जो आप निकालो यहाँ पे, वो आप निकालो विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, बी सफिक्स एफ निकालो, ठीक है ना। ये निकालो, जितनी वैल्यू ये निकल के आती है, उसके बाद एक्स सी निकालो, फिर एक्स ए निकालो, दोनों को कंपेयर करो। लेकिन अब एक चीज है, क्वेश्चन यहाँ पे एक एराइज होता है कि सर यहाँ पे स्पेसिफाइड तो है नहीं कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज पे लाई करेगी या न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब पे लाई करेगी, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। तो सिंपल मैं आपको इतना बता देता हूं कि यहाँ पे आप जो वेब वाला फॉर्मूला है वो आप यूज करो, यानी आप कंसीडर करो कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब पे लाई कर रही है, ठीक है ना। तो आप कंसीडर करो कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब पे लाई कर रही है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेब पे लाई कर रही है, वो वाले फॉर्मूले यूज करना। अगर फ्लैंज पे आप वाला कंसीडर करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में लाई करेगी नहीं, तो आपका कैलकुलेशन एक बार कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, खाली वेस्ट चले जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूले आप करना जो सेकंड केस है, जहां पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, वेब पे लाई कर रही है, ठीक है। एक्स ए निकालो, एक्स सी निकालो, कंपेयर करो क्या सेक्शन आ रहा है, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल के बताओ। यहां पे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो कैलकुलेट, भरोसा भी नहीं है ना, सामने ही नहीं करते थे, यहां तो पता नहीं करोगे नहीं करोगे। करिए ट्राई, मैं स्टेप से लिख रहा हूं, अदरवाइज इसके बाद 2 मिनट बाद, ठीक है, 2-4 मिनट का मैं तुम्हें टाइम देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप से लिख रहा हूं और आप कैलकुलेट करना और वो आंसर निकालना कल। तो कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं स्टेप से बता देता हूँ अभी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो कल हमारा काम है यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना, तो कल सभी लोग आना, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे उतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे जो WSM में जो न्यूमेरिकल्स आपके आ रखे हैं, एक तो जो टेस्ट सीरीज अगर आज अपलोड हो जाएगी तो आ जाएगी आपकी 5 बजे, मैंने बता दिया, वैसे मैंने बना दिया टेस्ट पेपर आपका 20 क्वेश्चन का है, वो आप कर लेना एक तो, ठीक है।
साथ में जो असाइनमेंट आप करते हो वो असाइनमेंट हम यहीं पे कल सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके अराइज हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन से लगभग लगभग कल की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कल सभी लोग प्रेजेंट है ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। अगर थ्योरी पढ़ ली पूरी, क्वेश्चन आपने नहीं लगाए, ठीक है ना, क्वेश्चन छोड़ दिए, तो फिर पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन से सारे बनते नहीं है, कुछ क्वेश्चन से वो लोग घुमा के पूछते हैं, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे वो पूछेगा वहां पे, ठीक है। तो कल सभी लोग प्रेजेंट है ना। मैं इसका क्या बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ प्रोसीजर आपको करना कैसे है। आप इसका आंसर निकालना और कल मुझे बताओगे आप लोग आंसर कितना निकल के आ रखा है, ठीक है। नहीं तो सबको मैं ब्लॉक करता हूँ यहाँ पे, नहीं निकालोगे तो। सर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज 1.1 मीटर निकल के आ रही है, 1.3 मीटर निकल के आ रही है भाई, जो भी हो। कौन है? कुलदीप बिस्ट। 1.3 मीटर निकल के आ रही है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। कुछ आपने वैल्यू गलत रख दी होगी, ट्राई करिए, निकल जाएगी यार। बस आप कैलकुलेट करना है आराम से, मैं बता देता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। स्टेप में बता देता हूं, सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए हैं, स्टेप में आपको बता देता हूं। पहला आप निकालोगे, सबसे पहला आप निकालोगे बी एफ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। मैंने बोला आइसोलेटेड बीम आपको कंसीडर करनी है, तो आइसोलेटेड बीम के लिए टी बीम है ना ये गिवन, टी बीम के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। एल नॉट यहाँ पे लेना है आपको 0.7 ऑफ एल, ठीक है। अगर आपने साइड आपने कंसीडर नहीं करा हुआ, ये जिसने भी है ना इफेक्टिव विड्थ, यस ये सही आ रहा है दीपक गौर, यस वेरी गुड। इफेक्टिव विड्थ आपकी 1370 mm निकल के आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है गुड। तो 0.7 एल से आप निकालोगे एल नॉट, ठीक है, इससे आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकल के आ जाएगी। देन उसके बाद आप निकालो यहाँ पे एक्स सी आप के डी से निकालो, के की वैल्यू मैंने करा रखी है आपको। उसके बाद आप निकालो यहाँ पे एक्स ए के लिए मैंने बोल दिया आपसे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो, केस 2, केस 1 करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, मैंने करके देख लिया था पहले ही वो, खाली आप लोगों का टाइम वेस्ट। सेकंड केस से निकालना, यानी आप लेट अस एज्यूम लिख देना वहां पे, लेट अस एज्यूम कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कर रही है कहां पे, वेब पे, ठीक है। तो उसके बाद आप निकालो एक्स ए, उस फॉर्मूले से आप निकालो एक्स ए, सारी वैल्यूज गिवन है, कुछ निकल के आएगा एक्स ए की वैल्यू, कुछ आपकी एक्स सी की वैल्यू निकल के आएगी। कंपेयर करोगे तो सेक्शन आपका कुछ निकल के आएगा, या ओवर रेनफोर्स या अंडर रेनफोर्स, इनमें से कोई ना कोई सेक्शन आपका निकल के आएगा। तो जैसे ही आपका सेक्शन निकल के आ गया, तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप निकालोगे सी ए और सी वन निकालो, ठीक है। मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा रहे कैसे निकालने हैं। सी ए और सी वन निकालने के बाद उसके बाद आप क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद आप निकालोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है, सारी चीजें नोन होंगी, सी ए निकाल दिया आपने, सी वन निकाल दिया, बी एफ निकाल दिया, यहाँ पे एल नोट आपको, जो एल नोट जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको गिवन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा कुछ वैल्यू। कल आप मेरे को बताओगे आंसर, अगर मैंने आपको आंसर बता दिया अभी, फिर तो आप कल छाप दोगे, बोलोगे सर ये इतना निकल के आया इतना, तो आंसर कल आप मुझे बताओगे कितना निकल के आ रहा है सभी का, ठीक है ना। बस आपको कैलकुलेट करनी है चीजें, मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर पूरा का पूरा, ठीक है ना। पहले बीएफ निकालो, एक्स ए निकालो, एक्स सी निकालो, कंपेयर करो, सेक्शन क्या आ रहा, सी ए निकालो, सी वन निकालो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजी से आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कल मैं डिस्कस कर दूंगा फटाफट क्लास में मॉर्निंग में, उसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। अगर क्वेश्चन बच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, एलएसएम हम एक दिन लेट स्टार्ट करेंगे, एक या मतलब अगला लेक्चर का भी आधा क्वेश्चन कराने पड़, मतलब जो अगला लेक्चर आएगा उसके बाद का, उसमें भी आपको अगर क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन छूट गए ये हो गया, तो वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पूरे जाएंगे यहाँ पे, बस आप क्लास अटेंड करिए, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा, देखिए क्लास अटेंड करिए, ठीक है। सर ये तो कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन है, फिर इफेक्टिव विड्थ वाला फॉर्मूला आइसोलेटेड वाला क्यों है, क्यों आइसोलेटेड बीम आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती क्या? कहां पे मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूस वाले बीम के केस में सिर्फ और सिर्फ स्लैब प्लस बीम वाला ही फॉर्मूला लगेगा? मैंने तो बोला ही नहीं था। आप फॉर्मूला दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। आइसोलेटेड जो बीम है, आइसोलेटेड टी बीम भी कॉन्टिन्यूस बीम हो सकती है, ठीक है ना। आइसोलेटेड टी बीम ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड टी बीम आपकी कॉन्टिन्यूस बीम नहीं हो सकती है, कैंटिलीवर भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर दे स्लैब प्लस बीम टाइप, देन उसके बाद आपके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो हम क्यों खाली दो निकाले पहले, उसके बाद दो फॉर्मूले निकालने के बाद उनमें से जो मिनिमम है वो ले, तो अपना सरदर्द नहीं बढ़ाना। तो मैंने आपसे बोला कि आप इसको कंसीडर करो आइसोलेटेड टी बीम, ठीक है। यू कंसीडर द आइसोलेटेड टी बीम फॉर द एनालिसिस, ठीक है ना।
तो आइसोलेटेड टी बीम भी आपकी कॉन्टिन्यूस बीम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड टी बीम आपकी कॉन्टिन्यूस बीम नहीं हो सकती है। अब किसी को लग रहा होगा आइसोलेटेड टी बीम, एक टी बीम बना दी तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही बीम है। भाई उसके पीछे भी बीम्स हैं। ये आइसोलेटेड टी बीम मतलब ये टी बीम है, ये आप फ्रंट क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, बीम इसकी पीछे भी है, इसके पीछे भी बीम्स हैं, तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है वो बीम, ठीक है ना। आइसोलेटेड टी बीम भी कॉन्टिन्यूस हो सकती है। ये आपका फ्रंट से देख रहे हो, ये बीम आप देख रहे हो फ्रंट से, लेकिन इसके पीछे लेंथ तो इसके पीछे है ना, उसके पीछे वो आगे जा रही है वो बीम, ठीक है। ऐसे बीम वो प्लेस कर रखी है आपने, ये देखिए प्लेस ऐसे कर रखी है, तो उसके पीछे कॉन्टिन्यूस हो सकती है वो बीम भी, ठीक है। तो आइसोलेटेड टी बीम भी आपकी कॉन्टिन्यूस बीम हो सकती है। और कोई प्रॉब्लम? इसको करना आप लोग सॉल्व अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नए आ रहे हो, कोई अगर अभी जुड़े हो तो ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, समझ लो, और कल आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे। कोई प्रॉब्लम और किसी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कल करके लेके आना, कल इसको मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, और टेस्ट कोई मत छोड़ना। और कल क्वेश्चन सेशन है WSM का, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। अनम्यूट करके क्वेश्चन भी बताओगे। यहाँ पे तो नाम भी आ रहे हैं, मैं नाम लेके भी पूछ सकता हूँ आपसे, इतने नाम आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए नाम लेके भी पूछ सकता हूँ। यस, तो तैयार रहना, कल रिवाइज कर लेना पूरी चीजें, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। सेशन हम लोग बाइंड अप करते हैं, अगली क्लास का टाइमिंग हो गया अभी, ठीक है। कल हम मिलते हैं क्लास में, रिवीजन करना WSM का पूरा, ताकि आपको कल चीजें समझ में आए क्लास में। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो आगे फर्दर जो चीजें हैं कल मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।